हाँ जी जनाब, एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। अब हम फिर से गायब। कल भी वैसे खैर आहिस्ता 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 लोग आए थे। हो सकता है किसी के टाइम की क्लैश हो सकता है लोगों को लगे कि नहीं बीआईए पे सर जज्बाती हो कि 4 दिन देने की बात कर रहे हैं। मैनेजेरियल पोर्शन को 4 दिन अगर दे दूं तो पास ही ना कर दूं, तो जो है ना वो लोगों की अदम तवज्जोही जो है ना, आपको हमेशा मैनेजेरियल और फाइनेंस के अंदर लोगों की वो पार्टिसिपेशन से ही पता लग जाता है कि असल विलन कौन है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ठीक है, तो मैनेजेरियल का तो अपना दुश्मन, इसका अपना पड़ोसी फाइनेंस है। अकाउंटिंग करते रहो, मजा आता रहता है। यकीन माने मैनेजेरियल को कितना टाइम मिला और फाइनेंशियल को कितना टाइम मिला। अगर मान लें कि भाई ये फॉर एग्जांपल फाइनेंस जो है वो ऐसा है जो ग्रिप में आ रहा है और मैनेजेरियल ग्रिप में नहीं आ रहा, तो फिर टाइम किसको मिलना चाहिए? मैनेजेरियल को। पूरा सेशन जरा ध्यान से सोचें, मैनेजेरियल के कितने सवाल लिख के किए, फाइनेंस के कितने सवाल लिख के नहीं किए। हर टॉपिक के 8, 10, 12, 15 सवाल धड़ाधड़ लिखी जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, घर जाके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, अकाउंटिंग के सवालों का एक फायदा ये होता है कि वो बड़े एंड पे जाके पता लगता है कि सही नहीं हुआ। खेलता तो रहता है ना बंदा, माहौल बन गया, लाइनें लगा दी, ऊपर 5 ईयर्स लिख दिए, तो फिर कहीं से कोई रेवेन्यू नजर आया वो उधर डाल दिया, फिर तो कोई कैपेक्स नजर आया यहाँ डालेंगे यहाँ निकालेंगे, वो दोनों तरफ सजा दिया, फिर सोचा टैक्स की क्या एडजस्टमेंट होती थी। अच्छा, हालांकि हमेशा उसका एक पेट पैटर्न है, हर चीज पैटर्न के मुताबिक है, लेकिन आप सजाते 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 उसमें चीजें वो कर रहे होते हैं, जवाब निकलता है, जवाब टैली नहीं हुआ, आप कहते हैं हाँ बस किसी स्टेप में कोई मसला रह गया होगा, चलो कोई बात नहीं, सर ने कहा है कि स्टेप्स के नंबर तो मिल ही जाते हैं। इधर जालिम सवाल देखते साथ ही पता नहीं लगता है कि पूछ क्या रहा है, जब समझ ही नहीं आता तो नफरत सी हो जाती है। इसलिए नहीं समझ आता कि वो मुश्किल है, नहीं, इसलिए नहीं समझ आता कि उसे कभी देखा ही नहीं, उसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो फिर किताब में बीआईए के मैनेजेरियल पोर्शन के मैंने 100+ सवाल दिए हुए हैं, तो कितनों ने उनकी कितनी को प्रैक्टिस की है। मैंने सीए फाइनल तक के लेवल के कुछ सवाल डाले हुए हैं, कैफ के पुराने पेपर्स के सवाल डाले हुए हैं, इसलिए कि इसके अपने सवाल भी बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, लेकिन उस सब के बावजूद भी लोगों की ज्यादातर तवज्जो फाइनेंस की तरफ होती है। ये रोना तो मैं हर दिन रोऊंगा, ये तो इस पर तो मैंने हर दिन बात करनी है। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने एक बात समझ ली थी कि ये पेपर का मतलब है कि आपने बिजनेस का एक एनालिसिस करना है, आपको ये पता हो कि एक बिजनेस जो है वो कैसे चलता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, मैनेजरियल प्लानिंग कैसे होती है। आप टेक्निकली इस वक्त बिजनेस के बॉस बन के, सेठ के राइट हैंड बन के सोच रहे हैं कि मैंने इसका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करवाना है, मैंने कहाँ से पैसे निकाल के इसको बचा के देने हैं, मैंने कौन से इसके पैसे वर्किंग कैपिटल के बीच में से निकालने हैं, कौन से के लिए हमने शेयर इशू करवाने हैं, फिर हमने प्रोडक्ट का डिसीजन क्या लेना है, मार्केट का क्या डिसीजन लेना है, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। तो इस सिलसिले की सेकंड लड़ी जो है विच इज इंटरनल एनालिसिस। हमने कंपेटिटर्स को समझ लिया है, अब हमने अपने आप को समझना है। इंटरेस्टिंगली अपने आप को समझने के लिए भी बाहर वालों को देखना पड़ेगा। अगर मैंने देखना है कि मैं वीक हूं तो कैसे पता लगेगा? कस्टमर की नजर से पता लगेगा। क्या मैं उसको उसकी पसंद की प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा? क्या वो मुझे महंगा कंसिडर कर रहा है? क्या उसकी नजर में मेरे में कोई खामी तो नहीं? तो इंटरनल एनालिसिस में भी समहाउ यू नीड टू नो मार्केट क्या सोचती है, कस्टमर क्या सोचते हैं, कंज्यूमर क्या सोचते हैं, एक बिजनेस में चलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और फिर मैं चीजों को किस तरह से लेके चलूं। तो इंटरनल एनालिसिस काफी कंप्रीहेंसिव बड़ा सा चैप्टर है, जिसमें जो है ना वो हमने मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स पे डिस्कशन करनी है। हो जाए खतरों से टक्कर। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का, कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। आपकी कैपेबिलिटी ये होती है कि आप अपने रिसोर्सेस को अपने कंपिटेंस के थ्रू इस्तेमाल करके प्रोसेस में डाल के कोर कंपिटेंस से फायदा उठाते हैं। कुछ नहीं समझ आया, इग्नोर करते हैं, टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि हम ये सारे लफ्ज आगे अच्छी तरह से समझ के आएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट ही एक अजीब से जुमले से होता है, तो कोई बात नहीं, हम इसे साइड पे कर देते हैं। जब हम इन सारी चीजों को समझ चुके होंगे फिर आएंगे तो ये बड़ा प्यारा जुमला हमें उस वक्त समझ आ जाएगा। उस वक्त हम एक डायग्राम भी देखेंगे बड़ी खूबसूरत सी, जैसे समझ आएगा कि हमारे रिसोर्सेज से कैसे हमारी स्ट्रेटेजी, कंपेटिटिव एडवांटेज, क्या कैपेबिलिटीज हैं, चीजें किस तरह से चलती हैं। फिलहाल मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ।
हम डिस्कशन करने लगे हैं कस्टमर की नीड्स क्या है। जब मैंने देखना है कि मुझ में क्या खामी है, तो मुझे ये समझना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और जो मैं उसे नहीं दे पा रहा। कस्टमर को क्या चाहिए होता है? एक बंदा जो बाइंग कर रहा होता है, कोई भी चीज खरीद रहा होता है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेने वाले को क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं उसकी? उसे कम प्राइस में चीज मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाए जी, उसके अंदर से उसको वैल्यू ड्राइव हो, मुनफरिद हो, आफ्टर सेल्स भी उसको सर्विसेज मिल जाए, उसको डिलीवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खरीदने में आसानी हो, उसके घर तक पहुंच जाए, क्वालिटी अच्छी हो, यूज अच्छा हो, मुनासिब कीमत हो, कीमत के अंदर अगर इंस्टॉलमेंट मिल जाए तो क्या ही कमाल बात है। तो कस्टमर्स की तो मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात हैं ही कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा डिजाइन और ये इस तरह से सारा कुछ। लेकिन जब हम कस्टमर की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर उसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। समटाइम हम कहते हैं कंज्यूमर, समटाइम हम कहते हैं कमर्शियल कस्टमर, और समटाइम हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समटाइम चीजें बाय कर रही होती है, समटाइम कुछ कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं और समटाइम कुछ घरेलू कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ एक डिबेट बड़ी जरूरी है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है। ऑल्दो हम किताब में वर्ड कस्टमर बोल के कंज्यूमर भी मुराद ले लेंगे, लेकिन दोनों के अंदर एक टेक्निकल डिफरेंस है। कस्टमर इज समवन हु बाइज द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इज समवन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। तो कस्टमर कैन बी अ मिडल मैन, कस्टमर एक मिडल मैन भी हो सकता है, जबकि जो कंज्यूमर है वो एंड यूजर है, वो बायर भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आप लोग हमारी क्लासेस के कंज्यूमर्स हैं, आपके वालिदैन हमारे कस्टमर्स हैं। तो समटाइम आप अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं तो आप ही कस्टमर होते हैं, आप ही कंज्यूमर होते हैं। आप घर वालों के लिए कुछ लेने जाते हैं, आप कस्टमर होते हैं, घर वाले कंज्यूमर होते हैं। मैं इस कमरे में अगर आपको पढ़ाना है और मुझे चाहिए कि मैं एक टीवी पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊं और यहाँ पे सारे हमारी चीजें डिस्कस हो रही हो, तो मैं कंज्यूमर हूँ इस टीवी का, मुझे ये टीवी चाहिए इस इदारे में ताकि हम वो करें। हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा मार्केट से जाके बाइंग करेगा वो कस्टमर होगा। तो कस्टमर को चाहिए अच्छी प्राइस, कस्टमर को चाहिए अच्छी जगह पे अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर जो है उसको क्वालिटी चाहिए। तो सम टाइम कुछ बिजनेसेस ये समझते हैं कि यार कस्टमर को अपने वर्ष में कर लो, कंज्यूमर खुद ही फंस जाएगा। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हजारों सैकड़ों प्रोजेक्टर्स खरीदने हो, उनके अगर आईटी के हेड से दोस्ती कर ली जाए, उसको कहा जाए तुम हमसे प्रोजेक्टर खरीदो, पर प्रोजेक्टर 2000 तुम्हारा, तो उस इदारे के जितने भी लोगों ने उस इदारे में जो प्रोजेक्टर कंज्यूम करने हैं, उनकी बाइंग का डिसीजन उस एक बंदे के पास है। उस एक बंदे पे मार्केटिंग कर ली, जरूरत ही नहीं है हजारों लोगों को बताने की। ये फिर जिस तरह से डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के साथ होता है, दवाइयों के टीवी पे ऐड ही नहीं आते, हालांकि दवाइयां हर बंदे की नीड है। तकरीबन हर बंदे को जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो कुछ इंजेक्शन होते हैं 15-15 लाख के होते हैं, 5-5 लाख के होते हैं, 2-2 लाख के होते हैं। दवाइयों में तो इतनी सारी तरह की कैटेगरी, और दवाइयां कुछ तो बड़ी महंगी भी होती हैं। एक गोली जनाब 40-45 रुपए की होती है। तो एक ऐसी प्रोडक्ट जो पूरा पाकिस्तान खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है, टीवी पे एड्स क्यों नहीं आते उसके? उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंज्यूमर को टच ही नहीं करना। ऐसा थोड़ी है कि ये भाई को एक ऐड नजर आए पैनाडोल को, जज्बाती होकर कहें यार मैं तो पैनाडोल जरूर खाऊंगा। इनको जनाब एक इंजेक्शन का ऐड नजर आए कि इंजेक्शन जो है ना वो आपको मजबूत कर देगा और जो है वो आपकी पढ़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी और आप जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे। हाँ, पीडियाश्योर जो दूध जो उसका ऐड होता है कि जी इससे आप जो है ना मजबूत हो जाएंगे। तो वो नहीं, ऐसे वो कंज्यूमर्स की तरफ जाते ही नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ बाइंग डिसीजन कंज्यूमर ने नहीं लेना, कंज्यूमर से दिलवाया जाएगा बाइंग डिसीजन, कोई उसका दिमाग बनाएगा, वो डॉक्टर होगा। तो बजाय इसके कि वो करोड़ों लोगों को अपनी एड्स दिखाएं, वो हजारों डॉक्टर्स पे काम कर लेंगे और हजारों डॉक्टर्स को बता देंगे हमारी दवाई लिखनी है। डॉक्टर कहेगा क्यों? वो कहेंगे आपको पेरिस की घड़ी दे देंगे, आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सैर करा देंगे। इंटरनेशनली बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, डॉक्टर्स को सीखने को मिलता है। हमारी तरफ से आपका ट्रिप, को बड़े लेवल पे खेल रहे हो तो हो सकता है कोई छोटी मोटी गाड़ी भी दे दें, को कैश प्राइजेस दे दें।
और डॉक्टर से कहें देखिए जी बात ये है कि बच्चे के अगर सर में दर्द हो रहा है तो दवाई ये भी बोली जा सकती है, ये भी बोली जा सकती है, आपको पता दोनों का फार्मूला सेम है, हमारी दवाई बोलने से हम भी को आपकी खिदमत कर देंगे। तो डॉक्टर्स को ब्राइब कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ईमानदार होते हैं वो ब्राइब नहीं होते, उनके लिए वो तोहफे ले जाते हैं। एक घड़ी लगा लें, अब कमरे में हर वक्त घड़ी लगी हुई और उस पर ऑगमेंटन लिखा हुआ है, तो डॉक्टर को भी अक्सर ही लिखते हुए शर्म आ जाती है, यार बेचारों ने मुझे घड़ी दी हुई है, कब इनका भी मैं नाम लिख दिया करूं। तो वो डॉक्टर्स पे काम करते हैं और डॉक्टर पेशेंट को कहता है ये चीज खरीदो और पेशेंट वो चीज खरीद लेता है। इंटरेस्टिंगली कुछ और बिजनेसेस ने कुछ और सोचा, उन्होंने सोचा नहीं, डॉक्टर के बजाय फार्मासिस्ट पे काम किया जाए। वो फार्मासिस्ट को जाके कमीशन दे देते हैं कि जब कस्टमर आए और कहे मुझे ऑगमेंटन चाहिए, उसे कहना ऑगमेंटन 40 रुपए की गोली है, फलाना सेम फार्मूले के साथ ये वाली कंपनी 4 रुपए की गोली है। तो फार्मासिस्ट कह देगा और जो खरीदने आया हुआ उसको कम पैसों में अगर वही फार्मूला मिल रहा है वो खरीद लेगा। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट पे काम करें तो आम कंज्यूमर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से मैट्रिक एफएससी तक के जो कॉलेजेस आप पे काम नहीं करते, आपके वालिदैन पे काम करता है। बाइंग डिसीजन उनका है, उनको एड भेजते हैं, उनके घर ब्रोशर भेजते हैं, अखबारों में ऐड चलाते हैं, टीवी पे ऐड चलाते हैं, लेकिन कैफ में डिसीजन आप लोगों ने लेने होते हैं। तो आपके घर वालों को मैसेजेस कोई नहीं करता कि बच्चों को हमारे कॉलेज ले आए, आपके इनबॉक्स में घुस के जो है वो कहते हैं आज जी लूट सेल मची हुई है, ये ले लो, वो ले लो, ये इतने में, ये उतने में। वो तो एडमिशन लेने के बाद पता लगता है कि वो तो बस मार्केटिंग स्टंट था, अल्टीमेटली आप पूछ रहे हैं भाई क्या होगा और कैसे होगा। तो कस्टमर कंज्यूमर का फर्क अगर समझ आ जाए तो उससे चीजें काफी इजी हो जाती हैं और बिजनेस को पता लग जाता है कि उसने कब किसको कहां कैसे टारगेट करना है। ये बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात कि इस वक्त सीए फाइनल में हमारी ना 2 तरह से क्लासें हो रही हैं। एक क्लास यहाँ एसबीआई में हो रही है और एक क्लास नियर पीयर पे अपलोड हो रही है। मैंने शायद पहले भी बताया था, यहाँ वाली क्लास की 15,000 फीस है और नियर पीयर वाली क्लास की 6,000 फीस है। यही वाली क्लास एडिट होकर नियर पीयर पे जा रही है, लेकिन दोनों के यूजर्स में फर्क है। हमारे पास वो बच्चा आ रहा है जो कैफ के बाद भी उसने ये डिसीजन लिया है कि नहीं मैंने अभी सीफैप के पहले पेपर्स देने हैं, वो भी आर्टिकल्स में नहीं गया। इसका मतलब ये बच्चा आज भी अपने वालिदैन से पैसे लेके दे रहा है। ये बच्चा 15,000 दे सकता है। और जो आर्टिकल्स में चले गए और जो अपनी जेब से अपने आर्टिकल शिप में से जो स्टाइपेंड निकल रहा है उसमें से जिन्होंने फीस देनी है, तो हम कहते हैं किसी एक महीने के स्टाइपेंड के 25% से कम हमारी फीस है, उनको हम फिर 6,000 चार्ज करते हैं वहां। तो वो वाला कंज्यूमर जो कस्टमर कंज्यूमर खुद है, वो 6,000 से ऊपर वहां पे प्राइस करें तो वो कहता है नहीं मैं तो लौट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो इतना सा स्टाइपेंड है, मैंने अपना खर्चा भी चलाना है और उसी में से पैसे जोड़ जोड़ के कॉलेज के भी पैसे देने हैं। तो वहां एक खास लेवल से ऊपर प्राइस नहीं हो सकती। और जहां हमें पता है कि वालिदैन जो घर बैठे वालिदैन हैं उन्होंने पैसे देने हैं, ये बच्चे घर बैठे हुए हैं अभी, ये बच्चे जो है वो अपने स्टाइपेंड से वो नहीं करेंगे, ये अपने वालिदैन से मांगेंगे पैसे। तो वहां पे वो 15,000 एक्सेप्टेबल है और दूसरी तरफ 6,000 से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब कंज्यूमर और कस्टमर की समझ आ जाए तो फिर आपको पता लग जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ ज्यादा खर्चे वाली क्लासें कर लेते हैं। जब यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे फिर ओवरहेड्स भी होते हैं, फिर बिजली वगैरह का भी खर्चा लगता है, फिर कैमरा रिकॉर्डिंग भी, आईटी की टीम भी, फिर इसकी स्ट्रीमिंग भी, फिर ये वीडियोस भी बड़ी हैवी होती हैं, ये हमारे सर्वर्स पे चलती हैं, तो उसके बाद हमारा अच्छा खासा कबाड़ा भी कर देती है। और नियर पियर पे हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वीडियो करके उसका वो डाउन साइज करके उसकी क्वालिटी वगैरह और वहां चला देते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास उतना क्वेश्चन नहीं होता उसको वो करने के लिए। तो कस्टमर कंज्यूमर्स की अगर समझ आ जाए तो एक बिजनेस एक ही तरह की मार्केट में रहते हुए 2 अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह की डील कर सकता है। बात समझ आई? जब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसने अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है। इसमें मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, 4P। एक कॉन्सेप्ट होता है 7P और एक कॉन्सेप्ट होता है 4P। 4P में क्या होता है, आप कहते हैं 4 चीजों पे ध्यान करो, अपनी प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्लेस पे, प्रमोशन पे। अक्सर लोग मार्केटिंग समझते हैं इश्तिहारबाजी को, टीवी पे एड्स आ गए तो जी मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग का एक विंग है प्रमोशन, और प्रमोशन का एक तरीका है टीवी का एड। मार्केटिंग इज नॉट सिर्फ मशहूरी, मार्केटिंग इज अबाउट आपके कस्टमर को या आपके कंज्यूमर को सही चीज सही जगह पे सही वक्त पे सही तरीके से मिले और उसकी नीड्स को पूरी करती हो।
फिलिप कॉटलर एक बंदा, उसने मार्केटिंग पे काफी काम किया है, तो हमेशा ये कहता है कि एक सही बंदे को सही चीज सही तरीके से अगर आपने पहुंचा दी तो समझे मार्केटिंग हो गई। उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, किस जगह चाहिए, और उस तक आप पहुंचे कैसे, ये सारी चीजें मिलके एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की कमाल प्रमोशन हो लेकिन क्वालिटी फारेग हो, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगी वो। एक दफा तो लोग आ जाएंगे धोखे में, दोबारा से धोखे में नहीं आएंगे। तो हो सकता है पीआरसी में एडमिशन तो ले लें, लेकिन उसके बाद कहें नहीं यार ये तो बड़ा धोखा हो गया, अब जो है ना कैफ के लिए हम ढूंढेंगे उन अच्छे लोगों को जो वाकई ही जो है वो सही से पढ़ाते भी हैं और पैसे भी मुनासिब लेते हैं। लेकिन एक दफा तो धोखा हो जाएगा अच्छी प्रमोशन से। बट खाली प्रमोशन काफी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट भी बड़ी तूफानी हो, प्रमोशन भी बड़ी अच्छी हो, लेकिन प्राइस उस यूजर के लिए अफोर्डेबल ना हो। अभी वाली बात है, फर्म जाने वाला बच्चा है, मैं जितना मर्जी कह दूं कि हमारी बड़ी प्रीमियम क्लासेस हैं, ये है वो है, आज वो 15,000 दे दो, उसने कहना नहीं भाई मेरी जेब ही नहीं अफोर्ड कर रही जी। अब अगेन वही वाली बात है कि आपको किस में किस तरह का बेनिफिट हो रहा है, आपको कौन सी प्राइस कंफर्टेबल है, आपको कौन सी जगह कंफर्टेबल है। अगेन प्लेस सही जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यों कॉलेजेस मजबूर हुए हैं इतनी महंगी जगह पे अपने ओवरहेड्स खर्च कर रहे हैं, ये बहुत महंगा इलाका है, यहाँ किराए भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बाकी और बहुत सारे मसले हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह भी बहुत आते हैं, ये जगह मॉनिटर भी बहुत होती है। लेकिन यहाँ पीछे बच्चे हॉस्टलों में बैठे हुए हैं और वो पैदल उठ के आ सकते हैं, उनको खर्चा नहीं पड़ता। तो इसलिए कॉलेजेस जो है वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ कड़वा घूर भर के और यहाँ बैठ जाते हैं कि चलो हम यहाँ पे अपने खर्चे वगैरह मेंटेन कर लें। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप कौन सी प्लेस पे अवेलेबल है। हाँ, विद ऑनलाइन में बहुत तेजी आ जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस सोचेंगे कि ठीक है अब ज्यादातर तो ऑनलाइन है, कोई बात नहीं, थोड़े से फिजिकल है, इनको हम सफर करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो दूर जाके बैठ जाए कि चलो ठीक है हम अपना तो लू सीधा करें, बच्चे तो कहीं ना कहीं बेचारे एडजस्ट कर ही लेंगे। तो प्लेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। तो आप अगर देखें तो सीए तकरीबन जो है ना ज्यादातर इस एरिया के अंदर सेट हुआ है, और ये अपनी खुशी से सेट नहीं हुए हुए, कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से सेट हुए हुए। आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर्स किसी और जगह पे जाके रहना शुरू कर दें तो कॉलेजेस सोचेंगे हम वहां जाएंगे तो फिर फायदा है, वरना हमारे पास तो सिर्फ वो बच्चा आएगा जो बाइक्स पे है, जो पैदल है वो भी नहीं आ सकेगा। और अब बाइक वाला बच्चा भी इतना सुस्त हो गया, वो कहता है बस बाइक निकाल के मैं साथ वाली गली तक जाऊं, इससे आगे ना जाना पड़े, पैदल भी नहीं आता, कहता मेरे पास बाइक है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे अच्छी प्लेस पे अच्छी तरीके से प्रमोट हुई भी होगी, आपका मार्केटिंग का साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ऑल वी नीड इज एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, समझना होगा लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके क्या फीचर्स चाहिए, उसमें क्या क्या प्लस होना चाहिए, वो क्या बेनिफिट लोगों को ऑफर कर रही हो। तो एक अच्छी प्रोडक्ट, इसका मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन वालों को बताएगा या कंपनी वालों को बताएगा कि वी नीड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए। प्राइस का डिसीजन मार्केटिंग वालों ने लेना है, उन्हें देखना है कि मार्केट में हमारे कंज्यूमर कस्टमर कौन लोग हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं, वो कितनी प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग का डिसीजन होगा। समटाइम आप इसे एक डिसीजन से अपनी प्रोडक्ट की परसेप्शन बना देते हैं लोगों के जहन में। फॉर एग्जांपल आईफोन ये कहता है कि हम हमेशा अपने आप को महंगा रखते हैं, हम सस्ता हो सकते हैं लेकिन हम अपने आप को महंगा रखते हैं। हम चाहते हैं कि क्लास और लोगों को पता हो कि आईफोन हमेशा महंगा होता है, तो वो इस चीज का 1-2 लाख रुपया प्रीमियम भी ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आईफोन स्टेटस सिंबल बन जाएगा कि महंगी चीज है। तो हर गरीब जो है अमीर को देख के सोचेगा यार मैं भी अमीर होता तो मेरी जेब में भी आईफोन होता। अब अमीर तो हो नहीं सका लेकिन आईफोन जरूर पकड़ लेगा, अपना पेट काट के, अपनी जो है ना वो गुर्दा बेच के। या 2 बच्चे बैठे होंगे, कहेगा यार मैंने फोन लेना है और पढ़ना भी है, दूसरा कहेगा मैंने भी पढ़ना है, कोई बात नहीं एसबीआई चलते हैं, मैं एनरोल कराऊंगा, मैं फिजिकली जाके पढ़ लिया करूंगा, तो मेरा पोर्टल यूज कर लिया करना, तुम पैसे जोड़ के आईफोन ले लो। ठीक, तो प्राइस जो है इससे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो कुछ लोग अपनी प्राइस ज्यादा रख के ये फीलिंग देते हैं कि वो महंगे हैं, और वो महंगे हैं इसका मतलब वो प्रीमियम है, जब वो प्रीमियम है तो लोग उनको खरीद रहे होते हैं। और कुछ जगह प्राइस इसलिए कम रखते हैं कि लोगों को लगे कि अफोर्डेबल चीज है और लोग उसको परचेज कर लें। प्लेस का डिसीजन लेना होगा। मर्सिडीज वालों को अपना शोरूम हर मोहल्ले में देना है, जर्मनी में, ठीक है, इन्होंने कहा सिर्फ जर्मनी में। ऑडी पाकिस्तान में अपना शोरूम
एक शहर में कितनी जगह बनाए? नहीं इसका मतलब है बड़े शहर में 1 या 2, पूरे पाकिस्तान में 5 या 6। तो गोल्ड लीफ बेचने वाले शहर में 2 जगह अपने आप को बेचें, हर कॉर्नर पे, हर गली के नुक्कड़ पे। क्यों? ये क्या बात हुई? कंज्यूमर के लिए कौन सी चीज ऑडी ऐसी चीज है जिसके लिए वो ट्रेवल करके दूसरे शहर जाके भी खरीद लेगा? गोल्ड लीफ के लिए वो अपने मोहल्ले से नहीं निकलेगा और कॉर्नर वाली दुकान तक जाएगा, पैदल चलता हुआ आएगा। घर से निकलेगा कि मैं वो लेने जा रहा हूँ हरा धनिया, पुदीना, ठीक है, वो दही, दूध। तो इसका मतलब है कि प्लेस का डिसीजन वहां उस तरह से हो रहा होगा। तो फिर सीए कॉलेजेस को भी अपनी प्लेस का डिसीजन लेना होगा कि हम अपनी प्लेस कहाँ पे रखें। जहां बच्चों का हब ज्यादा है वहां पे भी प्लेस रखी जा सकती है। ऑनलाइन के लिए प्लेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ऑनलाइन में आपने अपने आपको एक वेबसाइट पे या अपने आपको किसी पोर्टल पे शो करना होता है। तो एक प्लेस का अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। और देन प्रमोशन का, प्रमोशन कई तरह से होती है। डायरेक्ट सेल्स प्रमोशन होती है कि 1-to-1 लोग आके बता रहे होते हैं। सम टाइम डिफरेंट गिफ्ट्स, कूपन्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं। सम टाइम ये होता है भाई 1 पेपर उठा लो 3000 का डिस्काउंट, 2 पेपर उठा लो 8000 का डिस्काउंट, 3 पेपर उठा लो 15000 का डिस्काउंट। प्राइसिंग भी आ गई, प्रमोशन भी आ गई कि लोगों को प्राइस की इस तरह से कॉम्बिनेशन बता दिए जिससे उनको बेनिफिट नजर आ रहा हो और वो उस चीज को परचेज कर लें। प्रमोशन टीवी पे दिया गया एड भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। प्रमोशन उस तरह के कूपन भी हो सकते हैं कि टोकन वाला पेंट है, और जो है ना, आप टोकन वाले पेंट में क्या होता है, कस्टमर कंज्यूमर का फर्क ही तो है। घर वालों को तो घर में पेंट करवाना है, पेंट वाले ने कहा 1000 रुपए का पेंट आता है, घर वालों ने 1000 रुपए दिए, उसने जाके घर वालों ने कहा रसीद जरूर लेके आनी, उसने कहा मसला कोई नहीं, वो गया वो वाला पेंट लिया जिसमें से टोकन निकलता है, 1000 रुपया दिया, डब्बा खोला पेंट का, ढक्कन खोला, नीचे टोकन पड़ा हुआ था, टोकन दुकानदार को दी, उससे 100 रुपया कैश लिया और ये डब्बा लेके घर आ गया। रसीद भी 1000 रुपए की, 100 रुपया उसकी जेब में भी चला गया और 900 रुपए का पेंट है। तो वाई नॉट के वो 900 का ही पेंट ले ले, वो 1000 खर्च के 100 माइनस हो गए, 900 का पेंट क्यों ले रहा है? उसकी जेब में पैसे जा रहे हैं। पेंट बनाने वाली कंपनियों ने समझ लिया कि घर वाले आके पेंट नहीं खरीदते, पेंट पेंटर ही खरीदता है। ज्यादातर कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क हो गया। कंज्यूमर को अच्छा पेंट चाहिए, कस्टमर को वो वाली जगह से पेंट चाहिए जहां उसकी भी दिहाड़ी लग जाए। तो बजाय इसके कि वो 100 का डिस्काउंट कंज्यूमर को देते, उन्होंने 100 का डिस्काउंट किसको दे दिया? कस्टमर को दे दिया। तो कंज्यूमर की जेब से 100 रुपया उस कस्टमर की जेब में पहुंच गया इन्हीं की चालाकी से। तो प्रमोशन का एक तरीका है। तो अब अगेन एक बिजनेस जो है इन सारी चीजों को कंबाइन करके फिर हिसाब किताब लगाता है कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को किस तरह से यूज करे तो वो एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को लेके चल सकता है। यहां हमारी किताब ने एक एनालिसिस दिया, उसने कहा जो चारों फेजेस हैं, इन चारों फेजेस में हम आपको इन चारों पीस के बारे में बता देते हैं कि ये किस तरह से है। बड़ा मजेदार सा टेबल है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन फेज में प्राइस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। आपका जितना खर्चा लग रहा होता है आप उसमें से 10-15% आप कहते हैं मैं प्रॉफिट रखूंगा, आप उस तरह से बेच रहे होते हैं। ग्रोथ के फेज में आपने मार्केट में घुसना होता है, आतंक मचानी होती है, आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हैं, प्राइस थोड़ी कम करके और धड़ाधड़ लोगों में इन हो जाते हैं, एक लोअर प्राइस सेट कर लेते हैं ताकि आप बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकें। मैच्योरिटी फेज में आपको कंपेटिटिव प्राइस रखनी होती है, मेरे कंपेटिटर क्या रख रहे हैं आप उसके आसपास चलते रहते हैं और आप उसी प्राइसिंग को लेके चल रहे होते हैं जो आपके कंपेटिटर की है। थोड़ा बहुत 1-2 हजार ऊपर नीचे, 1-200 ऊपर नीचे, 10-12 रुपए ऊपर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन की प्रोडक्ट कितने की है। तो पेप्सी और कोक की प्राइस तकरीबन मिलती जुलती रहेगी। तो मुख्तलिफ तरह के जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनकी भी प्राइस दूसरे कंपेटिटर के बहुत करीब करीब रहेगी, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं डालेंगे। और डिक्लाइन में क्या करें, प्राइस रिड्यूस कर लें ताकि आप जो है ना वो डिक्लाइन होते वक्त ज्यादा से ज्यादा अपना स्टॉक निकालें और बस निकलने वाली करें। प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन फेज में बेसिक प्रोडक्ट ऐड करें कि हाँ भाई ठीक है ये एक चीज है और इसमें ये फीचर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़े, ग्रोथ हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट में एक्सटेंशन दें, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करें, उसमें कुछ और मजे मजे की फीचर्स ऐड करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स नजर आने चाहिए। जब मेच्योरिटी आए तो मेच्योरिटी में क्या होगा, सबके पास मिलती जुलती प्रोडक्ट है। अब आपने अगर कंपीट करना है तो फिर डिफरेंशिएशन करनी होगी, आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करें, आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दें।
भाई सारे ही कॉलेजेस एक जैसी क्लासें दे रहे हो तो आप कहें नहीं हम आपको पोस्ट रिजल्ट की नई अलग से खास क्लासेस देंगे जो कि रिजल्ट आने वाले बच्चों के लिए तेज पेस में चलाई जाएंगी। ठीक है, आप कंबो दे दें कि भाई फिजिकल और ऑनलाइन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे और आपको ये वाला फीचर भी मिल जाएगा। मैं एग्जांपल देते हुए कॉलेज की एग्जांपल मार्केटिंग के लिए नहीं दे रहा, इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जिस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, आपने जिस बिजनेस को होते देखा है, आपके जहन में एक बच्चे से पूछो कहते यार कॉलेजेस जो पैसा छाप रहे हैं ना, ओए होए होए, ये देखो ऐसे बच्चों को गिनो मल्टीप्लाई करो यार देख करोड़पति बन जाते हैं। तो है ये कि आपने ना या वो चाय वाले का बिजनेस देखा हुआ, पराठे चाय वाले का, या आपने कॉलेज का बिजनेस देखा हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बेवरेजेस की एग्जांपल दूंगा या बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर की एग्जांपल दूंगा तो वो सुन तो लेंगे आप, लेकिन वो उतना कनेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ जगह पे कॉलेज की बात कर देता हूं ताकि आप उस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाए। तो क्या होगा, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे देंगे। तो ऐसे में जब हम पोस्ट रिजल्ट क्लासेस देते हैं तो वो चूंकि ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं हो रही होती तो वो हमेशा बहुत ज्यादा क्लिक करती है, इसलिए कि कॉलेजेस बच्चा महीने बाद आता है, महीने डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आया, कॉलेज के पास जाके कहता मेरा पेपर रह गया है और मैं पहले दिन से पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं ओके, हम भी पहले दिन से पढ़ा रहे थे डेढ़ महीने पीछे से, आ जाओ तुम्हें उस क्लास में शामिल कर लेते हैं और देखना तुम तो ऐसे कवर कर लोगे, मसले कोई नहीं, इतने लेक्चर ये रफ्तार था, आधे महीने में डेढ़ महीना कवर हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ साथ चलना। तो एक बच्चा जो बेचारा उस वक्त आया है कि मैं एक नई क्लास लूं, मुझे आज पढ़ाया जाए, उसको डेढ़ महीने पीछे चलती हुई क्लास के अंदर घुसा दिया और फिर 2 महीने बाद बड़ी हैरत से फेसबुक पे लोगों से पूछा कि ये क्यों होते हैं लोगों के पेंडिंग लेक्चर्स। भाई तो तुमने आते साथ ही बच्चे को डेढ़ महीने पीछे फेंक दिया था, क्योंकि तुम्हारे टीचर के पास टाइम नहीं था, या टाइम था तो वो जहमत नहीं करना चाह रहा था, या उससे कॉलेज का खर्चा बढ़ रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ गैप है कि कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, प्री रिजल्ट में क्लासेस सजा देते हैं और उसके बाद पोस्ट में बस बच्चों को उठा उठा कर उसमें डालते रहते हैं। तो हम पोस्ट में फिर अलग से खास डिफरेंट क्लास देते हैं, उस क्लास में रश हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि वो गैप है। वही वाली बात है कि गैप तो कहीं ना कहीं निकल आएगा। तो फिर क्या, आप डाइवर्सिफिकेशन दें प्रोडक्ट्स की, आप डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट को, आप नई तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करें, आप इस तरह की चीज करें जो मार्केट में नहीं है। तो जब आप मैच्योरिटी पे मुकाबला करते हैं ना, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर आपको बड़ी वैरायटियां देनी पड़ती हैं। तो सारी कंपनियां एक जैसे लेवल पे चल रही होंगी तो एक कंपनी को अचानक से बहुत डिफरेंशिएटेड चीज देनी पड़ेगी और वो मार्केट कैप्चर कर लेगा। देन डिक्लाइन फेज में क्या करें, आपकी जो जो वीक प्रोडक्ट्स हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना शुरू कर दें ताकि चीजें बेहतर हो जाए। देन प्रमोशन का डिसीजन क्या हो, इंट्रोडक्शन में हैवी सेल्स प्रमोशन करें, सेल्स प्रमोशन जिसमें आप इंसेंटिव्स दें, कूपन दें, बेनिफिट दें लोगों को। नई चीज है, इस वक्त ये लोग पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप अच्छा खासा पैसा खर्चें और आप जो है वो लोगों को जा जाके गाइड करें, ये ऐसे है, ये बेनिफिट ले लो, ये फायदा ले लो, और आप जो है वो हैवी सेल्स प्रमोशन करें ताकि लोगों तक पहुंचे। इफ्तिताह की खुशी में जनाब इस तरह से करके है, फलाना इस तरह से है। आप फिर एम्बेसडर्स को यूज करें, आप लोगों को बताएं आ जाओ, जिसको सीए का नहीं भी पता उसको जाके बताओ कि यार इस वक्त एक ऐसी तूफानी चीज है जिससे मेरे 5,000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, उसका पता नहीं क्या होगा, वो तो डूब गया, वो तो बेचारा कुछ और सोच के जा रहा था जिंदगी में, आपने अचानक से उसको सब्ज बाग दिखाए, अपने 5,000 खड़े करने के चक्कर में कॉलेज के हवाले कर दिया, उसके बाद वो बच्चा भी आपको बददुआएं दे रहा है और आप एक और नए बच्चे के चक्कर में। तो हैवी सेल्स प्रमोशन, आप इन्वेस्ट करें सिग्निफिकेंटली मार्केटिंग के अंदर। हाँ, जब ग्रोथ चल रही हो तो अगेन आपको उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन फेज में तो आपको अपनी प्रोडक्ट समझानी पड़ती है, ये प्रोडक्ट हम इस तरह से सोच रहे हैं, ये इस तरह से होगा, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में इन हो गई, ग्रो करना शुरू हो गई, तो फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में तो बहुत जालिम काम होता है, यहाँ थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ फिर से बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, मैच्योरिटी में मुकाबला आ गया, अब कोई आपके शेयर पे हमला कर रहा है, आप किसी के शेयर पे हमला कर रहे हैं, अब लोगों को बताना है कि मेरे पास जो है वो बाकियों से बहुत जबरदस्त चीज है। तो आप यहाँ पे एफर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। और डिक्लाइन के वक्त आप मार्केटिंग पे कम काम करें और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी प्रोडक्ट फेज आउट हो रही है, आप बस गुजारा करते करते वापसी की तरफ आए। जी, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह की वो कर लेता है, कुछ एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। अब ये कपड़े बेचने वाले जो बिजनेसेस हैं उन्हें पता है कि उनकी हर प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल है। एक सेशन में अचानक से उनके पहले कपड़े अनाउंस होना शुरू होते हैं, फिर अचानक से उनके डिजाइन मार्केट में आते हैं, जनानियां पागल हो जाती हैं, वो कहती हैं कि जी अगर मैंने इस वाले ब्रांड का ये डिजाइन ना लिया तो बस फिर तो मेरी जिंदगी पे कोई जो है ना वो मतलब लानत ही लानत है।
ठीक है भाई, वो कंपनी भी जिंदा रहेगी, वो हर साल कोई ना कोई डिजाइन देगी, और नहीं, और डिजाइन भी वो होना चाहिए क्योंकि खवातीन को पता होता है कि लेटेस्ट वाला डिजाइन कौन सा आया है मार्केट में। एक तो उनकी याददाश्त भी बड़ी जालिम होती है। अच्छा, वो शुरू में डिजाइन दिखाएंगे, फिर लोग धड़ाधड़ आएंगे, अब ये लोगों का रश देखेंगे, ये ना प्रोडक्शन अपनी तेजी से चालू कर लेंगे, फिर एक सेशन आएगा कि जरा थोड़ा सा मामला ठंडा होगा, मेच्योरिटी पे पहुंच गई, फिर नजर आएगा कि स्टॉक में इतना माल पड़ा हुआ है, और अगला साल ये चलेगा नहीं, अगले साल के तो नए डिजाइन चलेंगे, तो फिर सर्दियों में गर्मियों के सूट पे सेल लगा देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स के पास अगर ऑपोजिट सीजन में जाओ तो आधे रुपयों में आधे पैसों में चीज मिल जाती है। आप गर्मियों में जाके आइडियाज के पास जाएं, आपको 70% ऑफ पे सर्दियों के कपड़े मिल जाएंगे। सर्दियों में, पीक सर्दियों में उनके पास जाएं, कॉटन के बेहतरीन कपड़े, हल्के लाइट वेट कपड़े, गर्मियों वाले कपड़े आधे आधे रेट पे मिल जाएंगे। इसलिए कि उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो अब अगली गर्मी आ गई तो पिछला स्टॉक तो मर जाएगा, पीछे से पीछे होता चला जाएगा, तो वो उस टाइम पे लूट सेल लगा रहे होते हैं, भाई ले जाओ। तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे जो वो है प्रमोशन है वो उतनी ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये होगी कि आप चीज को अब निकालने की कोशिश करें। वो इस तरह की प्रमोशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एक अंडा 25 रुपए का है, तो अब उस पे डिस्काउंट लगाना, वो 35 रुपए लेके उसके ऊपर काटा लगा के 25। जी, इन्होंने कहा वो इस तरह से भी कर देते हैं कि 25 का अंडा है तो 35 रुपए दिखा के उस पे कांटा लगा के और 25 का दिखा दें। यस, ये कब जरूरत पड़ती है? चलते सीजन में। जब सीजन चल रहा हो ना तो लोग इस तरह से बेवकूफ बन जाते हैं, जब सीजन ना चल रहा हो। सीए की क्लासेस जब ऑफर होंगी तो शुरू में ऐसे ही होगा, 23,000 फीस है, कांटा लगा हुआ होगा, 20,000 में मिल जाएगी। ठीक है जी, 25,000 फीस है, कांटा लगा होगा, 20,000 में मिल जाएगी। सेशन के एंड पे कांटा लगाने की जरूरत ही नहीं। बच्चा आके कहता है जी अब तो 1-1.5 महीने की क्लास है, कोई ख्याल करें, कोई बंदा माड़ा भी होता है। अच्छा यार तो आ जा यार, 10,000 देते यार, तो कोई बात नहीं, तो अपना भाई है। तो क्या होगा, एंड पे और तरह से चल रहा होगा। तो अगेन जो डिक्लाइन का वक्त होगा उसमें स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होंगी, और जो अपगोइंग टाइम होगा उसमें स्ट्रेटेजीज फर्क होंगे। देन प्लेस के डिसीजंस सिलेक्टेड लेवल पे लेके आए, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे, नई प्रोडक्ट है ना, अभी थोड़ी थोड़ी सी जगह पे से दिखाएं। फिर यहाँ क्या करें, एक्सपेंड कर दें, ज्यादातर जगह पे फैलाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिले। और फिर जब मेच्योरिटी पे हो तो फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम करें कि कौन कौन सी जगह पे आप अपनी प्रोडक्ट किस तरह से दे रहे हैं और किस तरह से वहां पे जाएगी, और आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक रखें जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट भी करें। और देन जब आप डिक्लाइन पे हैं तो जिस जिस जगह से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलते चले आए। तो होता ये है कि आप ये चारों पीस को इन चारों तरह के फेजेस में अलग अलग तरीके से लेके चल रहे होते हैं। ये किताब ने एक टिपिकल एग्जांपल दी मार्केटिंग मिक्स की, लेकिन आई कभी कभार मूड में हो तो वो पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एक सवाल सैंपल के तौर पे दिखाया था, उन्होंने वो प्रमोशन के बारे में पूछा था कि चारों फेजेस में प्रमोशन किस तरह से हो रही होती है। देन अब आपको एक बात समझ आ गई कि हमें बिजनेस चलाना है तो हमें कस्टमर या कंज्यूमर को समझना होगा, उसकी नीड्स वगैरह को देखना होगा। भाई का सवाल जी, क्या ये लाइफ साइकिल मॉडल से लिंक हो सकता है? यस, हमने इसको लिंक करके ही पढ़ा है। यानी कि हमने मार्केटिंग मिक्स पहले पढ़ा, 4 पी होते हैं, पिछले दिन हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हमने इन 4 पीस को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे फिट करके देखा है कि हम अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से इन चारों पीस की डिस्कशन करें तो क्या होगा। तो टेक्निकली ये जो ये टेबल है, ये दोनों थ्योरीज का मिक्सचर है। देन कस्टमर, कंपेटिटर्स, कंज्यूमर्स सबको हमने समझ लिया। अब समझना ये कि कामयाब होने के लिए क्या करना होगा। अगर मैंने समझना है कि मुझ में क्या खामी है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि गैप कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता लगेगा कि आप कम पढ़ते हैं? जब आप एक तो इधर उधर देख रहे होंगे कि आपका रूममेट ज्यादा पढ़ रहा है, फिर हो सकता है पेपर दे के आप फेल हो रहे हो, फिर हो सकता है आप किसी से पूछे सीए में कितना पढ़ना चाहिए, वो कहे इतनी देर, और फिर आप अपने आप को देखें तो आप उतना ज्यादा ना पढ़ रहे हो। तो ये आप कम पढ़े हैं ज्यादा पढ़े, इसका बेंचमार्क आप इंटरनल अपनी कमजोरी तभी पता कर सकेंगे जब आप देखें कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर एक बिजनेस ने अपने आप को सुधारना है तो उसे पहले समझना होगा कि मुझे किस जगह पे काम करना है। तो फिर किस जगह पे काम करना है से पहले समझना होगा मुझे किस जगह काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल मस्ट नो कि वो कैसे सक्सेसफुल होगा। कैसे सक्सेसफुल होगा एक हॉस्पिटल?
अच्छी जगह पे मौजूद होने से, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वजह से, अच्छी फैसिलिटीज की वजह से, डिसेंट प्राइसेस की वजह से, पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज हो, एक्सेस में हो, इमरजेंसी का पूरा एक निज़ाम वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जी। बेड्स की तादाद ज्यादा हो, कैपेसिटी ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो। तो एक बंदे को हॉस्पिटल बनाने से पहले पता है कि कामयाब हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने कुर्सियां बनाने का बिजनेस करना है, क्या है उसके लिए सक्सेस के वो फैक्टर्स? कंफर्टेबल कुर्सी होनी चाहिए जी, लकड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कपड़ा अच्छा यूज होना चाहिए, कस्टमर की नीड के हिसाब से बना हुआ हो, अपना एक्सपीरियंस वो उनका अपना एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, इसमें फोल्डेबल होनी चाहिए। अब आप ये देखें ना कि सिर्फ इतनी सी चीज से कितनी वैल्यू ऐड हो जाती है कि अगर ये हैंड फोल्डेबल हो तो उससे आने वालों को बैठना आसान हो जाता है और करीब करीब के फासले पे ज्यादा कुर्सियां रखी जा सकती हैं। तो अगेन सिर्फ इस फोल्डेबल होने के 200 रुपए अगर ऊपर ले ले कंपनी वाले तो कोई हर्ज नहीं है, लोग देने को तैयार होंगे क्योंकि उससे कुर्सी की वर्थ बढ़ गई होगी। तो कुर्सी बनाने वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरी बिजनेस में कामयाबी किन चीजों से मिलती है। तो एफएससी का स्कूल चलाने वालों को भी पता होना चाहिए। तो एक स्विमिंग पूल बना के उसको किराए पे देने वाले लोगों को भी पता होना चाहिए। तो ये जो ग्राउंड्स में ये जो लगे हुए होते हैं इंडोर क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह के लिए जो नेट वगैरह लगे हुए होते हैं, इनकी सक्सेस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अच्छा एनवायरनमेंट हो जी, प्राइसिंग मुनासिब हो, लोकेशन ऐसी हो जहां लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हो, फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके पास, लाइटिंग वगैरह भी बेहतर होनी चाहिए, घरों के आसपास ना हो, थोड़ा सा जरा साइड के एरियाज पे हो। अगर आसपास हल्का फुल्का को खाने पीने वगैरह का भी सेटअप कर लें तो वो भी बहुत ज्यादा चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बिजनेस को पहले से पता है कि उसकी सक्सेस के लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो किताब हमें ये बताना चाह रही है कि आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इनको दोज कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी कहते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेल, मस्ट अच्छा परफॉर्म करे ताकि वो कंपटीशन में आ सके। किसी भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का रिलेट होना चाहिए कस्टमर की नीड के साथ। अब अगेन अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर में सीए की कॉलेज की बात करें तो अब हमें आपकी नीड्स के हिसाब से देखना है कि टू बी सक्सेसफुल हमें क्या होना चाहिए। हमारे पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छी प्राइसिंग होनी चाहिए, हमारे पास अलग अलग बच्चे की नीड के हिसाब से अलग अलग तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? हम ऑनलाइन वालों को वीडियो क्लास देने की कैपेसिटी रखते हो, हम फिजिकल वाले बच्चों को सामने बिठा के पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हो। फिजिकल बच्चों के लिए हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल होनी चाहिए, ऑनलाइन वालों के लिए स्ट्रीमिंग और इस तरह की चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अब तो ऑनलाइन वाले भी कहते हैं हमारे लिए लाइब्रेरी भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कस्टमर की नीड के साथ नॉर्मली चल रही होती है। ये वो फीचर्स हैं प्रोडक्ट या सर्विस के जो मेन इन्फ्लुएंस रखते हैं बाइंग डिसीजन में। तो ऐसे में अगर मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे देखना है कि मेरे दायरे में क्या खामी है, तो मुझे देखना होगा कि बच्चों को क्या चाहिए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नॉर्मली कस्टमर की ही टोन में बताए जाते हैं। जब आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को लेके चल रहे होते हैं तो आप उसको फिर लिंक करते हैं अपने केपीआईज के साथ। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर जो होने चाहिए आपकी सक्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अच्छी लकड़ी होनी चाहिए कुर्सी में। व्हाट इज अच्छी लकड़ी? क्या मैं मैयर कैसे करूंगा अच्छी लकड़ी को? वो टाली की या कीकर की होनी चाहिए और उसमें उस तरह का फलाना फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस। कुर्सी की प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। अब ये रीजनेबल को कैसे डिफाइन करूंगा? मार्केट में क्या चल रहा है एक अमाउंट तय कर दूंगा कि इस तरह से। मैं हॉस्पिटल हूं, मेरे पास मुनासिब तादाद में अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कितने? टारगेट भी तो हो कोई, कंपेटिटर को देख के फिर भी कुछ ना कुछ आप भाई देखे ना। जैसे आप कहते हैं मैं आज से ज्यादा पढ़ना शुरू कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। कितना ज्यादा? देयर मस्ट बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड टू कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। अगर आप कहें मैं ज्यादा पढ़ा करूंगा और डे एंड पे आपसे को पूछे हाँ भी तुमने ज्यादा पढ़ा, तो आप सोच रहे होंगे यार मैंने जो पढ़ा है क्या वो ज्यादा है या नहीं है। तो वर्ड ज्यादा को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहता है ज्यादा पढ़े, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहता है इतना पढ़े।
हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का कोई ना कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। हमारे पास ज्यादा तादाद में अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। ओके, टारगेट सेट किया 12 होने चाहिए, 12 हो गया केपीआई। बात समझ आ रही है? हमने कहा कुर्सी मुनासिब कीमत की होनी चाहिए, केपीआई सेट कर लिया 12,000 के नीचे नीचे होनी चाहिए। हमारा फासला शहर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल है तो केपीआई सेट कर लिया 5 किलोमीटर से बड़ा फासला नहीं होना चाहिए। एक भाई ने कहा था ज्यादा बेड्स होने चाहिए हॉस्पिटल में, तो केपीआई सेट कर लिया 100 बेड्स होने चाहिए। तो ये जितने भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी पोजीशन को देखते वक्त। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिफरेंट चॉइसेस करते हुए, हम ऐसा करें वैसा करें, क्योंकि स्ट्रेटेजी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी जो वो है पोजीशन वो क्या है, फिर आपके पास चॉइसेस क्या अवेलेबल हैं, और अब आपने चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है। किताब ने हल्का सा जिक्र किया, वरना ये बड़ी लंबी कहानी है। तो आप अपने आप को देखते हैं, ऑप्शंस क्या है उसको देखते हैं, और फिर किसी एक ऑप्शन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको बताएगा कि आप कहां खड़े हैं, कहां जाना है और किस तरह से जाना है। और फिर आप क्या करते हैं, मेजर टारगेट फॉर सीएसएफ आर कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप उसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना देते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है जी, ये वाली सारी वो चीजें हैं मेरी जो हमने तय की हुई है, और इसमें ये बेंचमार्क चाहिए। आपने कहा जी मैं इस दफा ज्यादा पेपर पास करूंगा, व्हाट इज टारगेट, 3 पेपर पास करूंगा, 2 पेपर पास करूंगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं कैफ जल्दी से जल्दी करूंगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर 1.5 साल। तो अब जब आप उसे क्वांटिफाई करेंगे तो बन जाएगा केपीआई। और जब आप हवाई क्वालिटेटिव बात कर रहे होंगे तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सीए का कॉलेज अच्छा चलने के लिए आपके पास कम से कम कुछ मुनासिब तादाद में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, लेकिन फिर हम वो तादाद डिफाइन करेंगे। तो कॉलेज अच्छा चलने के लिए आपके पास ज्यादा बच्चे पढ़ते हो, तो ज्यादा को डिफाइन करेंगे कि भाई 3,000 को ज्यादा कहते हैं, 4,000 को ज्यादा कहते हैं, 2,000 को ज्यादा कहते हैं, कितने को ज्यादा कहते हैं। तो आप अपनी हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि आप कामयाब हैं या नहीं। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे आ गए अचानक से, अच्छा एक, खैर ये आपसे इतना रेलेवेंट नहीं है। ये मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर अगर सीएसएफ है, कंपिटेंट टीचर होने चाहिए, कुछ थ्योरी के होने चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल के, कुछ लोकेशन होनी चाहिए, कोई फी अफोर्डेबल होनी चाहिए, पास रेट ऐसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आगे पे उसके केपीआईज कुछ नंबर्स वगैरह में बात कर रहे होंगे कि 2 टीचर कम से कम ऐसे हो, इतने प्लस ईयर का तजर्बा हो, 2 टीचर कम से कम इस तरह से हो, लोकेशन जो है वो आपकी गार्डन टाउन प्लस माइनस 2 किलोमीटर हो, आपकी फीस इस तरह से हो, आपका पास रेट इतना हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम 2 कनाल का हो। तो आपने इन चीजों को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी और वो बन गए आपके केपीआईज। यहां पे अचानक से आ जाते हैं जॉनसन एंड स्कॉल्स मॉडल। जॉनसन स्कॉल्स का 6 स्टेप अप्रोच यूजिंग सीएसएफ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपने कामयाब होने ओके 6 स्टेजेस से गुजरते हैं। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कौन सा सक्सेस फैक्टर आपके लिए जरूरी है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। फिर आइडेंटिफाई करें आप में क्या कंपिटेंस होनी चाहिए जिससे आप उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को पूरा कर सकें। फिर वो कंपिटेंस लेके आए अपने अंदर, फिर कुछ अच्छे टारगेट सेट करें, फिर अपनी कंपिटेंस को बढ़ाते बढ़ाते उस टारगेट तक लेके जाएं, और साथ साथ मॉनिटर करते रहें कि चीजें क्या होनी है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने, चलें स्टूडेंट्स हैं, आप में से किसी ने जो है ना वो घर वालों से कहा कि जी मैं जो है ना शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आजकल तो शादी स्मार्ट बंदों की होती है, शादी करने के लिए तुम्हें जो है ना वो तुम्हारा वजन मुनासिब होना चाहिए। अब आपको एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बता दिया गया कि शादी जो है वो स्मार्ट लोगों की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया शादी किसकी होती है जी, शादी के लिए बंदे को स्मार्ट होना जरूरी है। ओके, अब आप के अंदर क्या कंपिटेंस होनी चाहिए जिससे आप कामयाब हो जाएं? आपको स्मार्ट होना है। यानी आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि शादी के लिए वो बंदा जो कि कम वजन रखता हो उसकी शादी हो जाएगी। तो अब आपको ये समझ आया कि भाई मेरी एक मुझे अपने अंदर स्मार्टनेस लेके आनी होगी, यानी कि मुझे अपने आप को पतला करना होगा, मुझे अपने आप को जो है वो थोड़ा सा अपनी शेप बेहतर बनानी होगी ताकि जो है वो शादी के लिए जो है वो घर वाले मान जाए। अब डेवलप करना है। यहां सोचा शादी किसकी होती है, जो स्मार्ट होते हैं। फिर यहां सोचा कि क्या होगा, पतला होना पड़ेगा, स्मार्ट को के लिए मुझे पतला होना पड़ेगा। अच्छा, अब पतला होना शुरू कर दें।
अब आहिस्ता आहिस्ता जिम जाना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें, कहवा पीना शुरू कर दें, गलत आदतें छोड़ दें, जंक फूड को छोड़ दें। अब आपने डेवलप करना शुरू कर दी। लेकिन एक मिनट, टारगेट भी तो सेट करें, कितना पतला, ठीक है, पता लगे आप जो है वो अपने आप को कम करते 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 इतने जो है वो कमजोर हो जाएं कि आप बीमार होना शुरू हो जाएं, और जो है वो घर वाले जो है वो लड़की के घर वाले कहें कि नहीं भाई ये तो किसी भी वक्त मर जाएगा, ये तो जो है ना, ये इतना कमजोर सा तो नहीं हमें वो चाहिए दूल्हा। तो कोई टारगेट भी तो सेट करना है कि हाँ भाई आज मेरा इतना वजन है, मुझे इस वजन तक जाना है। आपने वजन सेट कर लिया, फर्ज करें 62, आपने कहा जी 62 अभी ये टारगेट है, टारगेट सेट कर लिया। अब आप अपने आप को पुश करते करते, ज्यादा एक्सरसाइज करते करते, अपने ऊपर मुशक्कत करते करते इस टारगेट तक सफर तय करें, और हर 5 दिन 1 हफ्ते बाद अपना वजन करें, पिछले हफ्ते वाला वजन देखें और देखें कि मैं कहां तक पहुंचा। क्योंकि साथ साथ मॉनिटर करते रहेंगे तो आप अपने केपीआई को अचीव कर लेंगे। बात कुछ समझ आई? कामयाबी के लिए आपको बताया गया, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे से पूछे सर बताएं मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं, मैं कहूंगा भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो कामयाब हो जाते हैं। जो जबर करते हैं अपने ऊपर और जो पढ़ते हैं ना, जो बच्चे ने पढ़ लिया होगा वो कामयाब हो जाएगा। यानी कि कामयाब होने के लिए पढ़ना शर्त है। आपने कहा अच्छा सर मुझ में क्या कंपेटेंस होनी चाहिए उसके लिए, मैं कहूँ जी आपको टिक के बैठ के पढ़ना चाहिए, फोकस से पढ़ना चाहिए। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप आहिस्ता आहिस्ता डेली जबर करके बैठ के किताब खोल के कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। आप डेवलप करना शुरू हो गए वाली कंपेटेंस। बट कितना, टारगेट भी तो सेट होना है। मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा, आपने एक टारगेट सेट कर लिया। इन दिनों में जब आपने रिवीजन करनी है आपने टारगेट सेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर दिन जबर करते 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 6 घंटे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और मॉनिटर करेंगे। पिछले हफ्ते में 4 घंटे तक पहुंचा था, इस हफ्ते में डेली ऑन एवरेज 5 घंटे पढ़ रहा हूं। तो जैसे ही आप अपने टारगेट को मीट करेंगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप वो सक्सेस हासिल कर लें जिसके लिए आपने टारगेट सेट किया। तो सबसे पहले समझें क्या जरूरी है, कंपेटेंस सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 मुझ में क्या ऐड होना चाहिए उसको पाने के लिए। नंबर 3 वो काम शुरू कर दें। नंबर 4 एक टारगेट सेट कर लें। नंबर 5 उस टारगेट तक अपने आप को पुश करें। और नंबर 6 साथ साथ मॉनिटर करते रहें। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है जो लोगों को पिज्जा सप्लाई करती है उसको ये पता लगा कि जी कामयाब होने के लिए लोगों को जितने कम टाइम में पिज्जा डिलीवर होगा और गर्म होगा तुम उतने कामयाब हो गए। उन्होंने अच्छा कामयाबी समझी उन्होंने, लोगों को टाइम पे गर्म पिज्जा मिलना। क्या कंपेटेंस उनके अंदर होनी चाहिए, उनके पास कुछ राइडर्स होने चाहिए जो कि जरा तेजी से जाके डिलीवर करते हो और उनके जो पीछे डब्बा पड़ा हुआ है उसमें चीजें गर्म रहनी चाहिए। समझ लिया, ले आए। इस 2 स्टेजेस में फर्क है, लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ सोचना है कि क्या होना चाहिए और यहाँ पे वो काम शुरू कर देना है। 5-6 राइडर्स लेके आए और उनको कहा कि जी अब तुम लोगों ने तेजी से लोगों को सर्विस देनी है। तो उन्होंने पलट के पूछा कितने टाइम में। तो आपने सोचा हो ये तो मैं सेट ही नहीं किया केपीआई। तो आपने कहा जी पहले महीने में 25 मिनट का टारगेट है लेकिन अगले महीने से ये टारगेट 18 महीने पे आ जाएगा, अब 18 मिनट्स पे आ जाएगा। शुरू में ये 25 मिनट्स का टारगेट है और उसके बाद ये करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट पे ले आएंगे। आपने केपीआई सेट कर लिए। अब आप एफर्ट कर रहे होंगे अपनी क्रिटिकल कंपेटेंस पे, देख रहे होंगे कि इन बाइक्स को कोई मसला तो नहीं, देख रहे होंगे कि आपको जो वो पिज्जा तक जो पहुंचता है वो कितनी देर में पहुंचता है, देख रहे होंगे कि इनको एड्रेस किस तरह से समझ आता है, ये कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं। आप कोशिश करते रहेंगे ताकि इनकी कंपेटेंस बेहतर होती रहे और साथ साथ मेजर करते रहेंगे कि हम अपने टारगेट से कितना पीछे खड़े हुए। तो क्या आपको ये जॉनसन स्कॉल्स के CSF वाले 6 पॉइंट समझ आए? पहले कामयाबी समझें, कामयाबी के लिए आपको क्या करना है वो समझें, फिर वो करना शुरू करें, फिर टारगेट सेट करें और जो आप कर रहे थे उसको उस टारगेट तक लेके जाएं। मीनवाइल सबको मॉनिटर करते रहें। तो पेपर में हो सकता है एक सिचुएशन आपको दे दे कि कंपनी उसने ये सोचा, फिर उसने कुछ टारगेट सेट किए, फिर उसने कुछ एफर्ट्स की। अब जॉनसन स्कॉल्स के CSF मॉडल को अप्लाई करके बताओ कि क्या क्या स्टेजेस से गुजरे। तीसरी और पांचवी में क्या फर्क है? तीसरी में आपने पढ़ना शुरू कर दिया और पांचवी में 6 घंटे तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी में आपने डेवलप की है वो कंपेटेंस और पांचवी में
आप क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज को हर एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस में डेवलप करते करते अपने केपीआई तक पहुंच रहे हैं। तो तीसरे स्टेप में आपने जिम जाना शुरू कर दिया है, 5वें में आप वैशी हो गए हैं, आप जो है वो धड़ जिम जा रहे हैं, और जनाब अब मुझे नहीं पता वहां क्या होता है, लेंथें लगा रहे हैं, वो विड्थ, वो क्या होता है, ये जो स्टेप्स लगा रहे होते हैं, कुछ एक वर्ड होता है, पुशअप्स लगा रहे हैं आप जो है वो, हाँ चलें व्हाट्सएवर जो भी। तो उसके अंदर आप ये जो डिफरेंट तरह की चीजें जो है ना ये कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सकें। ये मेरे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो मेरे आसपास के अक्सर जो है ना जो स्टूडेंट्स होते थे वो कहते थे यार हम जिम जाते हैं। मैंने कहा यार इतनी सी एज में इनको क्या जरूरत पड़ गई कि अपने अच्छे से डोले बनाएं और खूबसूरत दिखें इस तरह से। मेरा ख्याल ये था कि जिम लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्होंने डोले बनाने होता है। वो तो मुझे काफी आगे जाके पता लगा कि वो मतलब पेट भी कम हो जाता होता है उससे। खैर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक हम इतना ज्यादा इन हो चुके थे क्लासों में, तो फिर सोचा कि हाँ भाई ये वाली जो है ना ये क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह से कामयाब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मोटे लोग भी कामयाब हो जाते हैं। जी इन्होंने कहा जी वो लोग ब्रेकअप का दुख भुलाने के लिए भी जिम जाते हैं। ठीक है, ब्रेकअप से क्या मुराद है, पेपर देने गए, पेपर फेल हो गए, आईकेप से ब्रेकअप हो गया। इन्होंने कहा आईकेप को दोबारा कैसे मनाना है, तो जिम जाएंगे, फ्रेश होंगे, एक्टिव होंगे, एक रूटीन बन जाएगी। तो आजकल जिम जो है ना एक बड़ा अच्छा टूल है उन बच्चों के लिए जो कि हर वक्त मोबाइल पे चिपके हुए हैं। जिम कम से कम आपको एक दफा घर से निकाल देता है, कम से कम आप जो है वो दिन में एक दफा नहा लेते हैं, ठीक है, फ्रेश हो जाते हैं ना। वरना तो लोग ऐसे स्लगिश होके पड़े रहते हैं जो है ना, बस वो मोबाइल है, लोग हैं, और बस जो है ना वो पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। तो कम से कम देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी जिसकी वजह से आप घर से निकलें, आप अलर्ट हो, आप कपड़े बदल के घर से निकलें, आप फ्रेश हैं, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका एक रिदम बन रहा है, आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। खैर वापस इधर आते हैं, हम बहुत दूर चले जाते हैं कभी कभी। ये जो केपीआईज है ना, केपीआई सेट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि केपीआई के लिए ना आपको कुछ मतलब वही वाली बात है कि ये वजन कैसे तय किया कि 62 किलो के हो जाएंगे तो फिर शादी हो जाएगी। क्योंकि आपके कजन की शादी जो है ना जब वो 60 से कम हुआ तो फिर उसकी शादी हो गई। क्योंकि आपके वालिदैन ने कहा कि बेटा जिस बच्चे का वजन 60 से ऊपर होता है, 62 से ऊपर होता है ना, वो फिर बड़ा मुश्किल में आ जाता है। तो या तो आपको आपका माशरा बता देगा कुछ टारगेट, या आपका कंपेटिटर आपको टारगेट बता देगा। जी मैंने 6 घंटे पढ़ना है, ये 6 घंटे कहां से आए? आपने देखा पिछले सेशन में जो बच्चे कामयाब हुए थे वो फरवरी के महीने में 6 घंटे पढ़ते थे कम से कम। या टीचर से पूछा, टीचर ने बता दिया, सीनियर से पूछा, सीनियर ने बता दिया, कामयाब होने वाले बच्चों से मिले, उन्होंने बता दिया। तो ये बेंचमार्किंग होती है, आपको डिफरेंट बेंचमार्क से पता लग जाता है कि इस वक्त क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो बेंचमार्किंग के ऊपर किताब थोड़ी सी बात करती है कि अगर किसी भी बिजनेस ने चीजों को बेंचमार्क करना है, बिजनेसेस को भी तो टारगेट चाहिए ना। लेज वालों ने कितने चिप्स बेचने हैं, उनकी सेल कितने % होनी चाहिए, उनको भी मार्केट से पता लगेगा। पेप्सी और कोक का अगर आपस में मुकाबला चल रहा होगा कि मैं ज्यादा बोतलें सेल करता हूं या मैं ज्यादा बोतलें सेल करता हूं, तो उनके पास भी कुछ बेंचमार्क्स होंगे। बेंचमार्क का मतलब एक प्रोसेस है कंपेयरिंग योर ओन परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ समवन एल्स। किसी और से कंपेयर करते हैं और देखते हैं हम कहां पे खड़े हैं और हमारा टारगेट कहां पे होना चाहिए। तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो आप देखते हैं मेरा रूममेट इतना पढ़ रहा है, मेरा दोस्त इतना पढ़ रहा है, क्लास में बच्चे इतना पढ़ रहे होते हैं, सर अक्सर बातें करते करते कहते हैं 3-4 घंटे तो आप डेली पढ़ ही रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि शायद इतना पढ़ना होता है। तो बेंचमार्किंग इज आप कंपैरिजन करते हैं। इंटरनल बेंचमार्किंग एक इदारा अपने ही यूनिट्स को कंपेयर कर रहा हो। एक बैंक है, उसकी 15 ब्रांचेस हैं और वो कहे कि जी वो वाली ब्रांच उस ब्रांच से बेहतर है, और उस ब्रांच को जाके कहे तुम लोग भी वैसे किया करो जैसे फलाना वाली ब्रांच कर रही है। तो बेंचमार्किंग इंटरनल में क्या होता है, एक एंटिटी की आपस की यूनिट्स को ही कंपेयर किया जा रहा होता है। समटाइम क्या होता है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने कंपेटिटर के मुकाबले में देख रहे होते हैं। समटाइम क्या होता है कस्टमर के हिसाब से बेंचमार्किंग, कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर कहता है कि जी वो एक कॉलेज को जाके कहता है कि जी वो एसबीआई की लाइब्रेरी तो रात 12 बजे तक खुली हुई है, आपकी लाइब्रेरी क्यों नहीं खुली हुई। फिर जब वो अपनी लाइब्रेरी 12 बजे तक कर लेते हैं तो फिर एसबीआई को आके कहता है देखें जी सबकी लाइब्रेरी 12 बजे तक है, आपको एच तो तब मिलेगा जब आप पूरी रात लाइब्रेरी ओपन करके रखें। तो फिर दूसरों को जाके कहेंगे इन्होंने पूरी रात की लाइब्रेरी ओपन कर दिया, आप एक काम करते हैं आप हर बच्चे की लाइब्रेरी ओपन कर दें। फिर एसबीआई को आगे बताएगा वो तो हर बच्चे को लाइब्रेरी दे रहे हैं, आप बच्चों को लाइब्रेरी नहीं दे रहे। तो समटाइम बेंचमार्किंग कस्टमर से मिलती है। कस्टमर आके जो है ना वो दिमाग खराब कर रहे होते हैं, या कस्टमर आके कह रहे होते हैं जी फलाना तो ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है। तो फिर पेप्सी वालों को डिस्ट्रीब्यूटर ही आके कह देते होंगे जी कोक वाले तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन देते हैं।
आप नहीं देते। तो एक बेंचमार्किंग है, आपको कस्टमर से पता लगता है कि कस्टमर किस तरह की चीज मांग रहा है, कस्टमर की क्या ख्वाहिश है। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग में आपको पता लगता है हमारा कंपेटिटर वो क्या क्या कर रहा है। इंटरनल बेंचमार्किंग में आप अपने ही यूनिट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे आके कह दे कि जी सर जी इस दफा जो है ना वो नई स्कीम पुरानी स्कीम के कम्बिनेशन की वजह से ना इस सब्जेक्ट में तो बच्चे आए ही नहीं, मैं कहूँगा क्या बात करते हो, हमारी ही एक और प्रोडक्ट पे सब्जेक्ट पे रश लगा हुआ है। तो आप अपने ही अलग अलग ब्रांचेस में भी आपस में कंपेयर करके आपको पता लग जाता है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। देन इसमें एक बड़ी यूनिक सी बेंचमार्किंग होती है, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। आप अपने एक फंक्शन को डिफरेंट इंडस्ट्री के सेम फंक्शन से कंपैरिजन करते होते हैं। आप कहते हैं कि जी बस वाले जब आपकी बुकिंग करते हैं तो आपको फौरन से एक मैसेज आ जाता है कि आपकी बुकिंग हो गई, और अगर बस कैंसिल हो जाए या टाइम चेंज हो तो भी आपको मैसेज आ जाता है। तो एसबीआई एडमिशन करते हुए आपको मैसेज क्यों नहीं करता? और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो या क्लास का टाइम आगे पीछे हो तो वो फौरन से क्यों नहीं मैसेज करता? अब बस वालों का अलग बिजनेस, हमारा अलग बिजनेस है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट है, कस्टमर से डीलिंग वाला। तो समटाइम क्या होता है, आप एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री के सेम डिपार्टमेंट को कंपैरिजन करके देख रहे होते हैं कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। हॉस्पिटल में ज्यादा रश भी होता है तो लोग सुकून से क्यों बैठे होते हैं, और हमारे पास ज्यादा रश हो जाता है तो बच्चे गालियां देना क्यों शुरू कर देते हैं? इसलिए कि वहां पे लोगों को पता होता है कि मामला इस तरह से चलेगा, और यहाँ बच्चों को होता है हम डॉन है, बदमाश हैं। कॉलेजेस ने ना आपकी आदतें बहुत खराब की हुई हैं। जब बच्चे फर्म में जाते हैं ना तो अक्सर उनकी मेल आ रही होती है, सर मैं फर्म में गया 2 हफ्ते उन्होंने मेरे से काम कराया, मैंने छोड़ दी क्योंकि काम करा रहे थे, और तमीज से बात भी नहीं कर रहे थे। अब बच्चा इधर जो है ना वो कॉलेज में इतने नखरे उनके उठाए हुए होते हैं कि बच्चा इतना चूजी हो चुका होता है कि हाँ भाई मैं इस तरह के कॉलेज से इस तरह की क्लास इस तरह की शराइत पे पढ़ूंगा। जब फर्म में जाते हैं, फर्म अपने हिसाब से काम करवाते हैं तो उनको लगता है लो जी मेरी तो तस्लील हो गई, मैं तो एक बड़ा प्रीमियम इंसान था, मेरी तो हर बंदा इज्जत करता था, मैं तो क्लास में एक एफसीए को एक बात कर देता था तो वो आगे से जो है वो कहता था अच्छा बेटा कोई बात नहीं आप परेशान मत हो, हम इस तरह से कर लेंगे। इधर एफसीए दूर की बात है, एफसीए के नीचे जो एसीए है, एसीए से नीचे जो मैनेजर है, मैनेजर से नीचे जो सीनियर है, सीनियर के नीचे जो सेमी सीनियर है वो बेइज्जती कर रहा है। अक्सर तो दरवाजे पे खड़ा हुआ गार्ड कह देता है भाई मुझे सीवी दो और जाने वाली करो, साहब बिजी हैं। तो आप कहते हैं ले मैं तो इधर जनाब जब दिल करता है कि ठीक है जी कहाँ है प्रिंसिपल साहब कहाँ है, वाइस प्रिंसिपल साहब कहाँ है, उनके कमरे में जाके क्या हो रहा है आपके इदारे में, कहते हैं अच्छा हौसला करो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं आपको भीतर, नहीं नहीं ये बड़ा गलत हो रहा है। तो अगेन ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में फिर ये समझना होगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसी तरह की चीज किस तरह से हो रही होती है। शुक्र हम ये बेंचमार्किंग नहीं करते, वरना हम देखेंगे जब फर्मों में आपके साथ क्या हो रहा है फिर हम भी वैसा करें। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर में, वहां आप एक तरह की इंप्लॉयमेंट में होते हैं तो वहां आपने उनके लिए काम करना होता है, यहाँ हमने आपके लिए काम करना होता है। यहाँ आप हमें पैसे दे रहे हैं, वहां वो आपको पैसे दे रहे हैं। तो जो देता है वो फिर काम भी तो लेता ही है। क्योंकि आपसे डर लगता है आप कोई भी क्लिप कहीं से भी वो कर दें, तो मैंने इसलिए जुमले पूरे वो बोले, ठीक है। अदरवाइज जुमला है कि जो देता है वो लेता भी है काम, और जो है वो जो भी पैसे देगा वो फिर आपसे काम खूब लेगा। कंपेटिटर बेंचमार्किंग हमें समझ आ गई। कंपेटिटर बेंचमार्किंग कैसे करें, कहां से पता लगे कि हमारे कंपेटिटर कौन है, वो हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। समटाइम उनकी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लग जाएगा, पेप्सी को की फाइनेंशियल्स पता लग जाएगा, अच्छा इतना रेवेन्यू है, अच्छा इतनी बोतलें बेच रहे हैं। फाइनेंशियल रेशियो से पता लग सकता है। आप अपने कंपेटिटर के फाइनेंशियल्स उठाएं, उसकी रेशियोज को कंपेयर करके रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने कंपेटिटर वो अपने कस्टमर्स को कितने अरसे में पैसे ले लेते होंगे उनसे, अपने सप्लायर को कितने अरसे में पैसे दे देते होंगे। ये काम तो आप भी लोग भी कर लेते हैं। आपको मैं चीजें दूं मुख्तलिफ ट्रायल की तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करके बता देंगे जी इतने एवरेज डेज टू कलेक्ट है, इतने फलाना है, इतने फलाना। प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपेटिटर्स की डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। कस्टमर से कई दफा आप बात करते हैं और कई दफा सेल प्राइस को कंपेयर करते हैं तो भी आपको अपने कंपेटिटर की बेंचमार्किंग समझ आ जाती है। कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें समझ आ जाता है। यहां तक हमने जितना पढ़ा है क्या ये बात समझ आ रही है? बहुत घबराए तो नहीं बैठे? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू। अब हमने इस चैप्टर में तकरीबन 3 तरह की डिस्कशन में से एक बड़ी डिस्कशन हमने जो है ना वो निपटा ली। अब दूसरी डिस्कशन है अबाउट वैल्यू। ये बेसिकली एक चार्ट सा बना हुआ है जिसमें हर अगले स्टेप पे वैल्यू ऐड हो रही है।
लोग शुरू में चीज की ये प्राइस देने पे तैयार होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ये प्राइस भी दे देते हैं अगर ये आगे वाली चीज में पीछे वाली चीज की निस्बत वैल्यू ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूं कि एक बंदे ने 200 रुपए किलो लकड़ी खरीदी। ये 200 रुपए किलो जो उसने लकड़ी खरीदी है, ये किसी दूसरे को वो 200 या 210 रुपए की बेच सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस लकड़ी को शहर में ले आएगा जहां लकड़ी नहीं मिलती, तो वो 300 या 400 रुपए पर किलो बेच सकेगा। जैसे ही उस लकड़ी को वो काट के स्टिक्स में डिवाइड करेगा, तो वो उनको 500 रुपए किलो भी बेच सकता है। अगर उन स्टिक्स को जोड़ के, कीले वगैरह जोड़ के, और वो एक कुर्सी बना देता है, तो वही चीज 700 रुपए की भी बिक सकती है। उस कुर्सी पे 30 रुपए का पेंट कर देता है, कुर्सी 800 की भी बिक सकती है। उस पे 50 रुपए का फोम लगा देता है, कुर्सी 1000 की भी बिक जाएगी। कुर्सी के बाजू को मूवेबल बना देता है, 20 रुपए खर्च के 1200 की भी बिक जाएगी। कुर्सी पे खूबसूरत सा प्रीमियम सा ब्रांड का लोगो लगा देता है, 1500 की भी बिक जाएगी। कुर्सी को बहुत ही अमीर इलाके में बड़ी लाइटें शाइटें डाल के और बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले करके रख दे, 2000 की भी बिक जाएगी। कुर्सी पे किसी फीमेल एक्ट्रेस को बिठा के उसकी तस्वीर खींच के और उस पे डाल दें फेसबुक पे कि जी ये तो फलाना अजीम एक्ट्रेस जो है वो हमारी कुर्सी पे बैठती हैं, तो आप कहेंगे अरे वाह, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं उस कुर्सी पे जरूर बैठ सकता हूँ। ठीक है, तो कुर्सी जनाब 3000 4000 या जैसे आप लोगों ने फौरन से कहा। अच्छा, मैं जब पहले वैल्यू ऐड कर रहा था ना, मैंने लकड़ी ऐड की तो आप 100 रुपए तक खेल रहे थे। फोम की बात की तो 200 तक। मैंने हीरोइन क्या डाली, आपने 3000 ही प्राइस ऐड कर दी। गेम समझ आए? ये दिमाग में जो चल रहा होता है ना, बिजनेस खेलता है उससे। तो वो 2000 की चीज उन्होंने 5000 की कर दी, सिर्फ एक हीरोइन बीच में ऐड करके। तो ये वैल्यू ऐड हो रही होती है, हर स्टेप पे वैल्यू ऐड हो रही होती है। आप जो पैसे देते हैं ना, वो उस वैल्यू के देते हैं जो आपको मिली होती है। तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो गंदी जगह से वो सब्जियां और गोश्त खरीदेगा, तो वो आपको अच्छी वैल्यू नहीं देगा। अच्छी जगह से सब्जियां गोश्त खरीदने के बाद गंदे तरीके से खाना बनाएगा, तो भी वैल्यू नहीं देगा। अच्छी जगह से चीजें खरीदने के बाद अच्छे तरीके से वो बनाए और आपको प्रेजेंट गंदे तरीके से करे, तो भी वैल्यू नहीं देगा। सब कुछ सही है लेकिन उनका एसी नहीं चल रहा और गर्मियों का मौसम है, तो भी वैल्यू नहीं मिलेगी। सब कुछ बड़ा अच्छा है, बस आपको नहीं पता कि ये सब कहाँ है, तो भी वैल्यू तो आपको नहीं ना मिली, क्योंकि आपको तो उसकी मार्केटिंग नहीं है। तो होता ये है कि कस्टमर्स हमेशा उस चीज के पैसे देते हैं जिसमें उनको वैल्यू मिलती है। वैल्यू किसे कहते हैं? जिससे उनका दिल मुतमईन हो जाए, जो चीजें, जो फीचर उन्हें चाहिए होता है वो उनको मिल जाए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर मोबाइल पे लेक्चर देखता है, उसके पास मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है, और अक्सर उसके इंटरनेट के सिग्नल भी हल्के होते हैं, तो वो कॉलेज जो उसको मोबाइल की ऐप के अंदर मोबाइल में ही डाउनलोड प्रोवाइड कर देगा, वो कहेगा यार ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, मैं इससे खरीदा करूंगा। उसको उसकी वैल्यू मिल गई, उसकी वैल्यू हर बंदे की फर्क भी हो सकती है। तो लोग किस चीज पे कितना खर्च करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनको कितनी वैल्यू मिली। आप एक बाइक खरीद रहे हैं, आप दो में से कोई एक बाइक खरीद रही है, एक बाइक दूसरे से 20,000 ज्यादा है, वो ऐसा क्या फीचर दे जिस वजह से आप 20,000 ज्यादा देने पे तैयार हो जाए? आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, उसके स्पेयर्स इजीली। तो क्या होगा, एक नई बाइक आएगी, नई कंपनी की आएगी, बेहतरीन फीचर्स वाली होगी, लेकिन आपको पता है कि बाद में बिकनी नहीं है, बाद में इसके स्पेयर्स नहीं मिलने, उसको छोड़ के होंडा पे 20,000 रुपए ज्यादा खर्च कर लेंगे क्योंकि उसके स्पेयर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है होंडा आपको कोई वैल्यू तो दे रहा है, और क्या आप किस वजह से ज्यादा पैसे देंगे जी? अगर उसमें कोई सोलर बैटरी लगी हुई हो, अच्छी एवरेज देती हो, तो आप 20,000 खर्चने को तैयार है। एनवायरमेंट को डैमेज ना करती हो, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि वो कम धुआं निकलता हो, ड्यूरेबल हो। उसके अगेन जो आप बाइक ले रहे हैं, अगर उसके चार्जिंग स्टेशन, अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसके चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो, आवाज अच्छी हो, ये भी एक कंसिडरेशन तो है। तो शायद एक बच्चा 10,000 इसलिए ज्यादा दे दे कि वू वू की आवाज जो है ना, वो उसे मोहल्ले वालों को पता लगता है कि 1 to 5 आ रही है, तो ये भी कंसिडरेशन हो सकती है। कुछ लोगों को सवारियां भी ज्यादा बिठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब वो लोग जो कि स्टूडेंट कैपेसिटी हैं, जो चाहते हैं 2-2 3-3 स्टूडेंट इकट्ठे जाएं और जो है वो कॉलेज जाएं और पढ़ें, तो ज्यादा सवारियों वाला भी। कुछ को ये है कि भाई दिखने में खूबसूरत हो,
बाइक की फील हो, उसे देख के ऐसा लगे कि हैवी बाइक जैसी चीज है। तो हर बंदे के नजदीक वैल्यू फर्क है। तो एक बाइक बनाने वाली कंपनी को समझना होगा कि लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं और किस वैल्यू पे पैसे खर्चते हैं। आपने वो वैल्यू उन्हें दे दी, वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको वो फीचर मिल गए। तो बेसिकली ये जो वैल्यू होता है, मतलब किसी भी चीज में वैल्यू वो मुख्तलिफ तरीके से ऐड होती है। किताब ने हल्की फुल्की सी हमें चीजें बताई। उन्होंने कहा कई दफा आप एक प्रोडक्ट डिजाइन को अल्टर करके वैल्यू दे देते हैं। समटाइम आप कस्टमर के लिए चीज खरीदना आसान कर देते हैं। अब एक वैल्यू है, घर बैठे बैठे आपको होम डिलीवरी हो गई, तो आप तो ज्यादा खुश हो जाएंगे। आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार वो मेरी ना बाइक की क्लच की तार जो है वो खराब हो गई, अब जाऊंगा मैकेनिक के पास, फिर वो आसपास किसी दुकान से महंगी वो करेगा, फौरन से दराज का ऐड आ गया, आज ऑर्डर करें कल आपके घर डिलीवर होगी और रेट भी सस्ता, कन्वीनियंस मिल गई, तो आप दुकान पे जाके नहीं खरीदेंगे, आपको वैल्यू मिल गई घर बैठे बैठे। समटाइम क्या होता है, एक ब्रांड नेम की प्रमोशन से वैल्यू मिल रही होती है लोगों को। जब वो आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन के अंदर जो उन्हें मिला होता है वो एक तरफ, और 2 लाख रुपए का वो एक खाया हुआ एप्पल होता है, पूरा भी नहीं होता। आपको वो लोगो वैल्यू दे रहा है। वो लोगो बेसिकली इसलिए वैल्यू दे रहा है कि जब आप ऐसे मोबाइल उठाएंगे तो दूसरा सड़ जाएगा कि यार इसके पास आईफोन है, तो उन्होंने वैल्यू तो दे दी, आपको एक प्रीमियम फीलिंग तो दे दी। तो वैल्यू जो है वो कई दफा अच्छी सर्विस देके मिलती है, कई दफा प्रोडक्ट डिजाइन चेंज करके। प्रोडक्ट डिजाइन चेंज करने में ऑलपर की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कंपनियों के पाव वाले दूध के पाउच होते थे, पाव वाले पैक होते थे, उसको खोलना, उसको फिर टीयर करते हैं, फिर उससे दूध निकालते हैं, थोड़ा सा गिर जाता है या इस तरह से करके, वो बहुत फ्रेंडली नहीं है। ऑलपर ने क्या किया, अपना एक पाउच सा दे दिया जो जिसको पकड़ना हैंडल करना आसान है। जिस वक्त दिया था उस वक्त 5 रुपए ज्यादा था और इस वक्त 10 से 15 रुपए एक आम दूध से ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि उसकी पैकिंग ऐसी है कि उसको पोर करना भी आसान है, और अगर एक बंदा उसको कप बना के उसको एक सिंगल कप पीना चाहे तो पीना भी आसान है। तो जी उन्होंने वैल्यू ऐड कर दी, उन्होंने डिजाइन में वैल्यू ऐड कर दी। तो कोई डिजाइन में वैल्यू ऐड कर देगा, कोई प्रीमियम फीलिंग में वैल्यू ऐड कर देगा, कोई अंदर की कंटेंट चेंज कर देगा, तो कोई दूध पकड़ेगा उसमें फ्लेवर डाल देगा और कहेगा ये फ्लेवर मिल गया, 5 रुपए का फ्लेवर डाला, 40 रुपए का दूध था, 70 रुपए का बेच दिया, क्योंकि वैल्यू ऐड हो गई। तो वैल्यू प्रोडक्ट के डिजाइन चेंज करने से, फीचर चेंज करने से, उसमें कोई चीज ऐड कर देने से, कोई प्लस डाल देने से उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। गाड़ी जी, ये गाड़ी इतने की है, ये गाड़ी 15 लाख महंगी क्यों है जी, इस गाड़ी की सीटें जो है वो आप गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म कर सकते हैं। तो बंदे को होता है हाँ, कभी कभी शदीद गर्मी में गाड़ी में बैठते हैं तो एकदम से जो है ना वो जिस्म जल सा जाता है। तो अगर ये ऑलरेडी वेंटिलेटेड सीट्स हो और बंदा बैठे और ठंडा ठंडा फील हो, 15 लाख रुपए दे देगा इसके। पता नहीं ऐसा कितनी दफा होना होगा, लेकिन उसको एक वैल्यू मिल गई, वो उसके पैसे दे देगा। तो कहीं वैल्यू ये मिलती है कि छत खुल जाती है, पता नहीं आपने कभी उस छत से बाहर निकलना भी है नहीं निकलना, लेकिन छत खुल जाती है, वैल्यू ऐड हो गई। ऑटोमेटिक गियर है, वैल्यू और हो गई। मैनुअल गियर है, उसकी कीमत फर्क है। तो मुख्तलिफ तरीके से वैल्यू ऐड हो जाती है। जो जितनी अच्छी वैल्यू ऐड करेगा वो अपनी प्रोडक्ट उतने अच्छे तरीके से बेच सकेगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे अगेन पोर्टर भाई आते हैं, और पोर्टर भाई जो है वो अपनी एक वैल्यू चेन एनालिसिस देते हैं। वो कहता है कि जब भी दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है आपस में एक दूसरे को, या फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा बेहतर सर्विस देनी है, तो आप अपनी वैल्यू चेन एनालिसिस कर लें। वैल्यू चेन एनालिसिस में वो कहते हैं 5 आपके प्राइमरी फैक्टर्स हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। ये 5 वो प्राइमरी चीजें हैं जिसमें लोग कंपीट करते हैं। देन फिर कुछ सपोर्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एचआर मैनेजमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी प्रोक्योरमेंट। ये जो मॉडल है वैल्यू चेन एनालिसिस, ये बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रख के, लेकिन सर्विस सेक्टर पे भी समहाउ थोड़ा बहुत अडॉप्ट हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू कैसे कैसे ऐड होगी? सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से ऐड होगी। वो जो जहां से चीज खरीद रहा है वहां से उस तक माल किस तरह से पहुंच रहा है, सही हालत में पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए आपने रुई खरीदनी होगी और रुई आप तक पहुंचेगी। अब ये रुई रास्ते में अगर बारिश पड़ गई, रास्ते में हैंडल सही नहीं हुई, नमी आ गई, दब गई, खराब हो गई, तो क्या होगा? आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने रुई सही तरीके से अपने तक नहीं पहुंचाई। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि परचेज वाली जगह से लेके हमारे प्रोडक्शन हॉल तक पहुंचने तक के जितने स्टेजेस हैं वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है।
अगर वहां चीजें मिस हैंडल होंगी तो आगे तक क्वालिटी खराब हो जाएगी, और अगर वहां बेहतर हो गई तो फिर अगले लेवल पे आएंगे ऑपरेशंस। फिर आपके ऑपरेशन, आप उस रुई से धागा कैसे बनाते हैं, उस रुई की जिनिंग कैसे करते हैं, वीविंग कैसे करते हैं, और कपड़े के डिजाइन तक कैसे पहुंचते हैं, ये आपके ऑपरेशंस हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऑपरेशंस अच्छे तरीके से हो, ऑपरेशंस में क्वालिटी हो। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर आपके पास से लेके कस्टमर तक पहुंचने का जो अमल है। आपने कस्टमर को कपड़े पहुंचाए और जब उसके पास पहुंचे तो वो खराब हुए हुए थे। आपने कस्टमर को ये टीवी पहुंचाया, वहां पहुंचा तो ये टूटा हुआ था। आपने कस्टमर को एसी पहुंचाया, रास्ते में झटके इतने लगे कि वहां पहुंच के एसी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, तो वैल्यू तो आउट हो गई। मार्केटिंग एंड सेल्स, आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं, आप अच्छी सेल्स करते हैं, आपने लोगों के जहन में एक वैल्यू बनाई हुई है, तो वहां से ही बेहतर होगा। और देन अल्टीमेटली आपकी सर्विस कैसी है, और खासतौर पे आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है। तो अगर एक कंपनी, दो कंपनियों का मुकाबला, और दोनों अपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा कर रहे हैं, ऑपरेशंस अच्छा कर रहे हैं, आउटबाउंड अच्छा कर रहे हैं, मार्केटिंग सेल्स अच्छी कर रहे हैं, एक आफ्टर सेल सर्विस दे रहा और एक आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा, वैल्यू में फर्क आ जाएगा। दो रेस्टोरेंट है, अगर अच्छे फल, वो सब्जियां, गोश्त वगैरह अच्छे तरीके से इन तक पहुंचे खराब हुए बगैर, ये अच्छी रेसिपी से खाना बनाएं, ये कस्टमर को अच्छे तरीके से जाके प्रेजेंट करें, सर्व करें, दुनिया को अपने बारे में बताएं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, किस तरह से हैं। और अगर कस्टमर खाना खा के गया है तो उसका आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, कितने मजे की बात हो कि आपने उसको हैप्पी बर्थडे पे विश कर दिया। या कस्टमर ने खाना खा लिया, पैसे दे दिए, उसने कहा जी भाई ये मुझे ये पैक कर दे, तो फौरन से बड़े अच्छे से शॉपर्स में उसको पैक कर दिया ताकि वो अपने घर के लिए ले जाए और जो है वो अच्छा फील करे कि भाई इन्होंने मेरी बात सुनी। तो बेसिकली ये 5 एवेन्यूज हैं जहां पे प्राइमरी सर्विस दी जाती है। इनमें से कोई एक जगह भी खराब होगी ना, कुर्सी बनाने वाली जो कंपनी, अगर उसकी लकड़ी रास्ते में खराब हो गई तो मजेदारी की बात नहीं है। उसने कुर्सी का डिजाइन अच्छा नहीं बनाया तो वैल्यू आउट हो जाएगी। उसने कुर्सी कस्टमर तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई, कुर्सी की अच्छी मार्केटिंग सेल्स नहीं कर सका, और कुर्सी बेचने के बाद में उस कुर्सी का बाजू टूट गया और उन्होंने इनसे राब्ता किया, इन्होंने कहा भाई हमने तो भेज दी, अब आप जानो और आपकी कुर्सी जाने, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, तो क्या होगा, वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस दिया, उसने कहा ये चेन है, हर चीज अगली लाइन से कनेक्टेड है। आपने पहले स्टेप में वैल्यू खराब कर दी। भाई गोश्त ही गंदी जगह से आया हो तो जितना मर्जी खूबसूरत तरीके से बनाया जाए वो अच्छा नहीं होगा। बहुत ही गंदे तरीके से आपने बनाया, अच्छी डिश नहीं थी, प्रेजेंट बड़ा खूबसूरत करके किया, तो भी वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर चीज भी अच्छी हो और प्रेजेंट भी अच्छी हो तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसने कहा आपने हमेशा पहले अपनी प्राइमरी चेन एक्टिविटीज में देखना है कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। फर्ज करें 2 बिजनेस आपस में कंपीट कर रहे हैं, पांचों दोनों के बराबर है, तो फिर मुकाबला होगा यहां सपोर्ट एक्टिविटीज में, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे से बेहतर है, किसके डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे हैं। तो कई दफा 2 एक जैसे कॉलेजों बच्चे कहते हैं यार इस कॉलेज में जाके बात करें तो बात सुनते हैं, दूसरे कॉलेज में तो बात ही नहीं सुनते। तो अब ऐसे में पहला मुकाबला तो होगा यहाँ अच्छे टीचर हैं, यहाँ अच्छे टीचर नहीं है। अगर दोनों जगह अच्छे टीचर हो तो फिर प्राइस किसकी बेहतर है, दोनों जगह एक जैसी प्राइस हो, एक जैसे टीचर्स हो, तो फिर होगा कि एडमिशन का प्रोसेस कैसा है, इनका पोर्टल कैसा है, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, ये डील किस तरह से करते हैं, इनके एचआर, इनके जो लोग हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं। तो अगेन आपका ओवरऑल फर्म का निजाम यानी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, वहां के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग है, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी किस तरह की है, और अगेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनका प्रोक्योरमेंट, वो कितनी जल्दी प्रोक्योर करके वो अपना माल वगैरह कहाँ से खरीदते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग हर जगह पे बराबर हों, लेकिन एक ने अपने सप्लायर्स के साथ ऐसी डील की हो कि जैसे ही माल शॉर्ट होगा मैं फौरन से आपको ऑर्डर कर दूंगा, और दूसरे को उसमें डिले आ जाए, तो जिसको डिले हो जाए वो पीछे चला जाएगा। तो ये 9 जगह हैं जहां पे आपने वैल्यू ऐड करनी है। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑल एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल, ऑपरेशंस, द वे इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड टू आउटपुट्स, outbound logistics, activity associated with getting goods and services to buyer, marketing and sales, buyer और customer को inform करना अपनी product and services के बारे में, और service normally after sales service, maintaining product performance after product has been sold. Support activities में procurement, आपकी resources आप acquire कैसे कर रहे हैं, HRM आपकी recruitment, development, लोगों की motivation, लोगों को reward करने का निजाम कैसा है,
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपकी टेक्नोलॉजी किस कैलिबर की है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ओवरऑल फंक्शन, सपोर्ट फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स, डिवीजन सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब अगेन पेपर में हो सकता है एक बड़ा सा सिनेरियो आपके सामने और वो कहें आपने वैल्यू चेन के हिसाब से प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें और सवाल में से बताएं, तो फिर आप उन सबको देखेंगे कि वहां पे जो चीजें लाने का मरहला है वो इनबाउंड में ले जाएंगे, कस्टमर तक पहुंचाने का आउटबाउंड में वो बताएंगे ये इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसको ऑपरेशन में डाल देंगे। वो बताएंगे ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट है फलाना, तो आप कहेंगे मार्केटिंग है। फिर वो कहेंगे प्रोडक्ट जाने के बाद भी वारंटी फलाना फलाना है, तो आप कहेंगे ये आफ्टर सेल सर्विस हो गई। तो थोड़ा सा वो उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बता देंगे, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर देनी है। उसकी बाइंग के प्रोसेस का बता देंगे, आपने प्रोक्योरमेंट कह देना है। कुछ टेक्नोलॉजी आईटी का जिक्र कर देंगे, आपने इसमें डाल देना है। और जहां उनके लोगों के बिहेवियर्स की बात करेंगे आप एचआरएम में डाल देंगे। तो अगेन इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। वही वाली बात मैंने आपसे कहा था कि एक मॉडल में आइडियली क्या करना होता है, मॉडल का नाम और उसकी जो मेन एलिमेंट्स हैं याद करने होते हैं। लेकिन एक वो बच्चा जो कहता है नहीं मैं जरा ज्यादा चाहता हूं कि थोड़ा सा और याद करूं, तो फिर वो जो साइज पे छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन उसे भी याद कर सकता है, ताकि पेपर में उसके पास लिखने को कोई मवाद हो। वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपस में क्या रोल है। जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की चीज मिलती है, वो ज्यादा बाय करते हैं। जब वो ज्यादा बाय करते हैं तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा आता है। जब ज्यादा पैसा आता है तो कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। जब ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो ज्यादा अच्छा काम चलता है। जब ज्यादा अच्छा काम चलता है ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। जब ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। जब ज्यादा खरीदते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा पैसे आ जाते हैं। जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो दोबारा, तो ये गोल गोल साइकिल चल रहा होता है। बेसिकली 3 तरह की चीजें, कंपनी की स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए तो आपके पास अच्छे पैसे आएंगे। जब अच्छे पैसे आएंगे तो शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न जाएंगे। जब शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न जाएंगे तो वो अच्छे पैसे देंगे, और ये साइकिल गोल गोल घूम रहा होता है। आपका सवाल? जी, इन्होंने कहा कि प्राइमरी में अगर कोई एक कंप्रोमाइज हो जाए और बाकी 4 अच्छी चल रही हो। असल में ये चेन है, आपने जहां चेन तोड़ दी ना कहानी आउट हो जाएगी। तो आइडियली ये डिपेंड करता है मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है। अगर कंपेटिटर 5 में से 3 चीजों में अच्छे और मैं 4 में अच्छा हूं तो भी बेहतर है। लेकिन अगर एक अच्छा मुकाबला करना है तो पहले प्राइमरी चेन तो अपनी जबरदस्त होनी है, और फिर अगर दोनों की प्राइमरी बराबर है तो फिर सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज में मुकाबला होगा। जी, समटाइम क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता लेकिन आप प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वो चल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दफा ऐसा होता है। लोगों के साथ बार बार धोखा नहीं कर सकते। अगेन हम बहुत ही हल्की मार्केटिंग करते हैं, हमें मार्केटिंग नहीं आती। हम फेसबुक के ग्रुपों में जाके अंत तक नहीं मचा रहे, हम आपकी इनबॉक्स में जा जाके आपको नहीं कह रहे आ जाओ लूट सेल हमसे खरीद लो, या इस तरह से करके हम एम्बेसडर्स को नहीं हायर कर रहे। लेकिन हमें एक बात पता है, हम सच बोल रहे हैं, और जो सच बोल रहा है ना उसने अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में चल जाना है। हर सेशन में हमारे पास हजारों बच्चे अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से आ रहे हैं कि यार ये सच बोल रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा प्रोडक्ट अच्छी ना हो, बेचा बड़ा अच्छा हो। समटाइम प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती और अगले ने इतनी खूबसूरत एड चलाई होती है, इतने जबरदस्त तरीके से आपको मैस्मराइज कर दिया होता है। पता लगता है ये क्लास शुरू हो रही है, एक वीडियो आती है 1 मिनट की, एक रील चलती है और आप पागल हो जाते हैं, कहते हैं यार लुट मच जानी है। 2 महीने तक आप फिर उनके पीछे होते हैं, भाई कोई एक लेक्चर तो दे दो। फाइनल में अक्सर इस तरह से होता है कि एकदम से कुछ वीडियो कैंपेन्स आती हैं और जनाब बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद मतलब मशहूर तरीन जगह जो कि मतलब मार्केटिंग के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग में जाके देखा तो आपने कहा यार फाइनल में तो यही कॉलेज होगा, पता लगा 4.5 साल पुरानी वीडियोस हैं। बेचा बहुत अच्छा, बट क्या होगा, एक दफा बेवकूफ बन जाएंगे, फिर दूसरों को भी मशवरा देंगे कि इधर नहीं आना, और खुद भी अगली दफा नहीं आएंगे। सीए में एक स्टूडेंट की लाइफ भी तो ज्यादा है। आप एक बच्चे को बिल्कुल बिगिनर लेवल पे 6 महीने के लिए बेवकूफ बना दें, जिंदगी भर दोबारा आपके इदारे की तरफ नहीं आएगा और दूसरों को भी नफरत करवाएगा, अगर इनके पास नहीं जाना चालबाज लोग हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, समटाइम बेच अच्छा लिया जाता है, बट इससे एक दफा आप कामयाब हो सकते हैं। रेकरिंग बिजनेसेस ज्यादातर चलते हैं रेकरिंग कस्टमर्स के ऊपर। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कपड़ों का ब्रांड जो है वो लोगों को तस्वीर किसी और तरह के डिजाइन की दिखाए और असल में क्वालिटी बहुत ही हल्की हो, बट बेचे बड़ा अच्छा। जब लोगों ने वो कपड़े यूज करने हैं तो तंग आके अगली दफा उस ब्रांड के पास नहीं आना। तो वो ब्रांड जो एक ही बंदे से 25 दफा बाइंग करवाता 10 साल में, उसने वो 24 दफा का कस्टमर लूज कर दिया एक दफा का कस्टमर पाने के चक्कर में। तो इसमें सिर्फ कस्टमर की एक्विजिशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी रिटेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बिजनेस कहते हैं कस्टमर आ गया उससे आज जितना लूट सकते हो लूट लो,
तो आप एक मैकेनिक के पास जाएंगे, वो बाइक ठीक करके एक ही दफा इतना टीका लगाएगा, आप दोबारा उसके उस मोहल्ले से गुजरते हुए डरेंगे। लेकिन कोई एक ऐसी इतनी अच्छी सर्विस देगा कि उसके बाद आप अगले 17 साल तक उसी के पास जाके बाइक ठीक कराते रहेंगे। तो एक ये गेम भी होती है कि आप रिटेंशन के लिए आप मुसलसल अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समटाइम आपकी वैल्यू चेन में कुछ चीजें कमजोर हो, कुछ अच्छी हो, तो भी लोग काम चला लेंगे, लेकिन कंज्यूमर अल्टीमेटली फाइनली डिसीजन लेगा उस इदारे की तरफ जहां उसे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी। डन। अब यहाँ पे इस चैप्टर की जो थर्ड पोर्शन है उसकी डिस्कशन शुरू होती है, जहां रिसोर्सेज और कंपिटेंस के ऊपर एक बहस है। अब एक इदारे ने अगर समझना है कि हमने अपने आप को इंप्रूव करना है, घबराए तो नहीं बैठे, पक्की बात है, ठीक है जी। एक इदारे ने सोचना है हमने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है? उन्होंने अपने रिसोर्सेज बेहतर करने हैं। जब रिसोर्सेज बेहतर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी कंपिटेंस ऑफर कर सकेंगे। जब अच्छी कंपिटेंस ऑफर करेंगे, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, रिसोर्सेज पे दोबारा से पैसे लगा देंगे। अब सवाल ये है कि रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्स इज एनी एसेट, प्रोसेस, स्किल या आइटम ऑफ नॉलेज जो कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। जो आपके पास है वो रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, आपके लीडर्स, मैनेजर्स, उनके काम करने की सलाहियत, आपके लोग कितना अच्छा काम करते हैं। आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास एसी कितने हैं, जनरेटर कितने हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कुर्सियां कितनी पड़ी हुई हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास बैंक में बैलेंस में कितना पैसा है, आपको पैसे कितने मिल सकते हैं, आपके साथ किसी बैंक के साथ क्या अरेंजमेंट हुआ है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपका पेटेंट, आपकी गुडविल, आपके जो इस तरह के सॉफ्ट एसेट्स हैं, ये सारे। तो सबसे पहले रिसोर्सेज, हर बिजनेस जब भी कारोबार करता है वो कुछ रिसोर्सेज पकड़ता है और रिसोर्सेज की मदद से कुछ करता है। जो उन रिसोर्सेज की मदद से करता है वो कंपिटेंस कहलाती है। रिसोर्सेज इज व्हाट वी हैव, कंपिटेंस इज व्हाट वी डू। लोग नॉर्मली चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं रिसोर्स और कंपिटेंस को लेके। रिसोर्स मेरे पास क्या है, कंपिटेंस में कर क्या रहा हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कमरा है, मेरे पास कुर्सियां हैं, मेरे पास एक टीवी है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास एसी लगे हुए हैं और मेरे पास इंतजामिया के कुछ लोग हैं। अब या तो मैं यहां पे आपको क्लास पढ़ाना शुरू कर दूं, या मैं यहां पे फिल्म लगा के और 100 रुपए आपसे ले लूं। तो फायदा तो 100 रुपए लेने में है। तो अगेन हमारे पास क्या था? हमारे पास ये रिसोर्सेज थे। हमने उन रिसोर्सेज से क्या किया वो हमारी कंपिटेंस है। हमारी कंपिटेंस हम आप लोगों को सीए की क्वालिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। तो अगेन हो सकता है हमारी कंपिटेंस ये होती कि ये टीवी यहां लगा होता और यहाँ पे सिनेमा चल रहा होता, आप मूवी देख के जा रहे होते और 100 रुपए आप टिकट दे रहे होते। उन्हीं रिसोर्सेज में डिफरेंट कंपिटेंस। तो रिसोर्सेज किस तरह से होते हैं? हम उसको कहते हैं एचआर, फिजिकल और इस तरह से करके। ये एक छोटी लिस्ट है। आगे जो है ना हमारा एक रिसोर्स ऑडिट एक टेक्निक है, थोड़ा सा आगे ही है, उसमें एक टेबल सा बना हुआ है इस तरह से करके। तो नॉर्मली रिसोर्सेज को समझते हुए मैं ये टेबल एक दफा जरूर दिखा देता हूं कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। याद शायद नहीं करना, सिर्फ एक दफा इसको देख लेना है। आपके रिसोर्सेज में आपका एचआर, आपका वर्कफोर्स कितनी है, उनकी क्या एफिशिएंसी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने लोग आपको छोड़ के जाते हैं, आपके उनसे साथ ताल्लुक क्या है, उनकी स्किल्स वगैरह क्या है। आपकी मैनेजमेंट की टीम कितनी है, उनकी क्या स्किल्स हैं, वो किस तरह का काम करते हैं। रॉ मटेरियल, आपके कौन से सप्लायर्स हैं, आपको ये फ्यूचर में मिल जाएगा, इस पे खर्चा कितना होता है, आपके पास अल्टरनेट मटेरियल्स कौन से अवेलेबल हैं। आपके नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, कितनी एज के हैं, उनकी क्या वैल्यू है, किस कंडीशन में है, उससे आप क्या बेनिफिट उठा रहे हैं। आपके इंटेंजिबल रिसोर्सेज, क्या कोई आपका पेटेंट राइट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल चीज है, क्या आपका कोई ब्रांड नेम है, क्या आपका कोई लोगो की कोई वर्थ है, क्या आपकी कोई गुडविल है, क्या आपकी रेपुटेशन है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल क्या है कंपनी का, कैश फ्लो क्या है, कहां से पैसे आते हैं। देन इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह, और एंटिटी कितना अच्छा काम करती है, इनके कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो टेक्निकली देयर इज लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो जो इदारे के पास है, भले वो पैसा हो, भले वो सर्विस हो, भले वो स्किल हो, भले वो इंसान हो, वो दीवारें हो, वो बिल्डिंग हो, वो टेंजिबल एसेट्स हो, वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, हर वो चीज जो एक इदारा कंट्रोल कर रहा है वो कहलाएंगे उसकी रिसोर्सेज। हर वो चीज जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो रिसोर्स कहलाएंगे। रिसोर्स पे दो ब्रॉड कैटेगरीज के होते हैं, थ्रेशोल्ड रिसोर्स और यूनिक रिसोर्स। थ्रेशोल्ड रिसोर्स जो कम से कम आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कमरे में अगर क्लास होनी है तो व्हाट वी नीड इज के फॉर एग्जांपल 40-50 कुर्सियां होनी चाहिए, ठीक है, ये कम से कम आपको चाहिए। ये नहीं होगा तो क्लास कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन यूनिक रिसोर्सेज
वो रिसोर्स जो कि आपके कंपेटिटर के पास उस तरह से ना हो, या वो रिसोर्स जिससे आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो 40 से 50 कुर्सियां कम से कम होनी चाहिए, नहीं होंगी तो कॉलेज चल ही नहीं सकेगा। अब ये कुर्सियां किस नोयत की हो, फोम कितना मोटा लगा हुआ हो, इसका बाजू किस तरह से हो, कितनी चौड़ी सी कुर्सी हो, ये किस तरह से आपको वैल्यू दे रही होगी, ये फिर आपके यूनिक रिसोर्स होंगे। वो रिसोर्स जो कंट्रोल कर रही है एंटिटी, जो कंपेटिटर के पास नहीं है। तो अगर मुझे कोई भी बिजनेस शुरू करना है, मुझे चाय बेचने का बिजनेस शुरू करना है, तो कम से कम मेरे पास एक चाय बनाने वाली मशीन होनी चाहिए, या कोई केतली होनी चाहिए, गैस अवेलेबल होनी चाहिए, और एक जगह होनी चाहिए लोगों को बिठाने के लिए। हाँ, और एक बंदा होना चाहिए जो चाय बनाए। अब वो बंदा ऐसा हो कि कमाल चाय बनाता है, तो यूनिक रिसोर्स है। अब अगर वो रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो जगह ऐसी है कि जहां इतनी दुनिया आती है चाय पीने के लिए, तो यूनिक रिसोर्स है। अगर बैठाने की जगह काफी ज्यादा मिल गई और लोग खुशी से बैठ सकते हैं वहां, तो यूनिक रिसोर्स है। थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या था? कम से कम मिनिमम जो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम क्या होना होगा, वो थ्रेशोल्ड रिसोर्स है। और यूनिक जो जरा हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा हो। तो अगेन आपको यूनिक रिसोर्स या अच्छे रिसोर्सेस कहां से मिलते हैं? कई दफा आपका कोई एक ऐसा रॉ मटेरियल आपके पास होता है जो सबके पास नहीं होता। कई दफा आपकी लोकेशन बड़ी स्पेशल होती है। समटाइम आपको कोई स्पेशल लाइसेंस, फ्रेंचाइज या ऐसी कोई परमिशन मिली भी होती है। यूनिक रिसोर्सेज जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या हो सकता है, आपकी यूनिक रिसोर्स कोई और भी ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहें जी हमारे यूनिक रिसोर्स है जी फलाना टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाता है, तो कल को कंपेटिटर आके वो टीचर ले जा सकता है। आप कहते हैं हमारा यूनिक काम ये है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां ज्यादा बच्चे आते हैं, तो कल को आपके साथ वाली बिल्डिंग में एक आपका कंपेटिटर भी आके बैठ सकता है। तो अगेन यूनिक रिसोर्स की फिर एक एडवांस फॉर्म होती है जिसमें आप उस यूनिक रिसोर्स को इस तरह से कर लेते हैं कि वो पक्का पक्का आपके साथ हो जाता है और आपकी कंपिटेंस बन जाता है। इसको हम कोर कंपिटेंस कहते हैं। अभी कंपिटेंस में जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। क्या थ्रेशोल्ड और यूनिक रिसोर्स समझ आ रहा है? कम से कम कितना चाहिए, और अच्छा वाला क्या होता है? कंपिटेंस। कंपिटेंस क्या है? एक्टिविटीज या प्रोसेस जिसमें एंटिटी अपने रिसोर्सेज को यूज करती है। दिस इज एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। Resource is what we have, competence is what we do। हमारे पास क्या, हमारे पास बड़ी अच्छी नरमदे कुर्सी है। हम कर क्या रहे हैं, हम इस पे बच्चों को बिठा के देर तक की क्लासें पढ़ा रहे हैं ताकि वो कंफर्टेबल होके देर तक पढ़ सकें। तो हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज है, और हम जो कर रहे हैं वो कंपिटेंस है। कंपिटेंस भी थ्रेशोल्ड भी हो सकती है और कोर भी हो सकती है। थ्रेशोल्ड मिनिमम कंपिटेंस, हमें सीए पढ़ाना आना चाहिए। सीए का कॉलेज चलाना है तो हमें सीए के कोर्सेज पढ़ाने आने चाहिए। ओके, कम से कम पढ़ाना आता होगा, हम कॉलेज कुछ ना कुछ चला लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में आगे जाना है, कंपीट करना है, तो बड़ा अच्छा पढ़ाना आना चाहिए। ऐसा हो कि हमारे टीचर बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देते हो, ऐसा हो कि हमारे टीचर बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हो, और ये बच्चे हमारे टीचर के पीछे पीछे चल के जिस जिस तरह से टीचर बताए उस तरह से प्रैक्टिस करें तो अपने पेपर पास करते चले जाएं। तो हम कहेंगे भाई हमारे तो कोर कंपिटेंस आ गई। तो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस वो मिनिमम कंपिटेंस जो आपको चाहिए, और कोर कंपिटेंस ऐसी कंपिटेंस जो नॉर्मली आपके कंपेटिटर के पास नहीं है, जो आप बाकियों से बेहतर कर रहे हैं। तो कम से कम कंपिटेंस, एक्टिविटीज, प्रोसेस, एबिलिटी जो एंटिटी को एक प्रोडक्ट या सर्विस देने की मिनिमम वो थ्रेशोल्ड दे दे, वो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस है। ये मिनिमम कैपेबिलिटीज हैं जो आपको चाहिए, लेकिन ये आराम से कॉपी हो सकती हैं। देन कोर कंपिटेंस वो वाली चीजें हैं जो आपको ऑप्शन दे देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा चल सकते हैं। इसकी एडवांस फॉर्म होती है सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस। ऐसी कोर कंपिटेंस जो ज्यादातर आपके पास रहे, यानी कि ऐसी कंपिटेंस हो जो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए और आप पक्का पक्का उसको अपने पास रखें। एक चने की एक शॉप पे लोगों को चने का जायका बहुत पसंद है, तो वो चने वाला जो है वो बंदा जो कि चने बना रहा है, जो उसका कुक है, वो उसको हमेशा बहुत अच्छे पैसे दे के रखता है क्योंकि उसकी कोर कंपिटेंस बन गई है। सादा कंपिटेंस तो चने बनाने आने चाहिए, और चने बहुत लजीज बनाता है, कोर कंपिटेंस है। लेकिन ये बंदा जिसको इतने पैसे दे रहे हैं, कल को कोई कंपेटिटर आके अपनी चने की दुकान बनाए और ये आपका कुक तोड़ के चला जाए, तो ये कोर तो थी, सस्टेनेबल नहीं थी, देरपा नहीं थी। कितना मजा आए कि जिस बंदे की दुकान है वो खुद चने बनाता हो। अब ये चने बनाने वाला तो उससे छीन के नहीं ले जाने लगे लोग, तो ये उसकी बन जाएगी सस्टेनेबल। कंपेटिटिव एडवांटेज नॉर्मली सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस से आते हैं। ये वो कोर कंपिटेंस है दैट कैन बी सस्टेन्ड ओवर अ फेयरली
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेनेबल कंपिटेंस जो है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए और इसको डिफिकल्ट हो कॉपी करना। आप एक बड़ी अच्छी जगह किराए पे बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी कोर कंपिटेंस है, आप बड़ी अच्छी जगह पे लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बिल्डिंग आपसे छीन सकता है आपसे ज्यादा किराया ऑफर करके, या आपके आसपास आके उसी तरह की बिल्डिंग किराए पे ले सकता है। लेकिन अगर बिल्डिंग ही आपकी अपनी हो, लोकेशन भी ऐसी हो कि पूरी मार्केट में वैसी एक लोकेशन अकेली हो, जब वो अपनी होगी तो आपके पास सादा कोर कंपिटेंस नहीं होगी, सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस होगी। बात समझ आई? कैपेबिलिटी किसे कहते हैं? कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। आप कहेंगे सर कंपिटेंस भी तो यही पढ़ा था। व्हाट वी हैव रिसोर्स, व्हाट वी डू कंपिटेंस, हाउ वी डू कैपेबिलिटी। हमें कितनी कैपेबिलिटी, हमें कितनी सलाहियत है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, हमें कितनी सलाहियत है कि हम बदल सकते हैं, हमें कितनी सलाहियत है कि हम एक डिफरेंट बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। मुश्किल वर्ड है लेकिन उसको रेजिलिएंट बोलते हैं। हम कितने रेजिलिएंट हैं, हम कितना चेंज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके और बदलते जमाने के हिसाब से अपने आप को लेके चल सकते हैं। एंटिटी के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करे। दीज कम फ्रॉम यूजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस ऑफ द एंटिटी टू क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज। जगह मौजूद है, हम सिनेमा भी चला सकते हैं, हम यहाँ क्लासें भी पढ़ा सकते हैं। सिनेमा चलाना भी एक कंपिटेंस है, क्लासें कराना भी एक कंपिटेंस है। लोगों को तैयार करके क्लासों तक लेके आना और उनको कहना कि आपने क्लासें पढ़ानी है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। अपने लोगों को राजी करना कि यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट करो, यहाँ सिनेमा का माहौल बना दो, वो भी कैपेबिलिटी है। तो कैपेबिलिटीज आप अपने रिसोर्सेज से कंपिटेंस का सफर किस तरह से लेते हैं और रिसोर्सेज और कंपिटेंस को मिला के किस तरह से बेटर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर एंटिटी के पास ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो राइवल्स के पास इतने आराम से ना हो। तो फॉर एग्जांपल अचानक से पता लगे जी वो नया पेपर आ रहा है, तो हमें पता हो कि नया पेपर आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे टीचर्स जज्बाती हैं, मेहनती हैं, वो उस नए सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे और वो इतनी जल्दी उसके ऊपर काम करके लोगों के सामने उसको रखेंगे कि वो बच्चे फिर बड़े आराम से बड़े कॉन्फिडेंटली हमारे पास आ जाएंगे। तो कैपेबिलिटी इसकी हमारे टीचर कितनी जल्दी एक नए सब्जेक्ट को अडॉप्ट करके कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। कंपिटेंसेस वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, रिसोर्सेज उनके पास क्या क्या कुछ है, हमारे पास क्या क्या है, और कैपेबिलिटी वो अपने रिसोर्सेज को कंपिटेंस तक लेके कैसे जाते हैं। डायनामिक कैपेबिलिटी एक टर्म यूज होती है कि जब बदलते हुए जमाने में आप अपने आप को कितना तेजी से बदल रहे हैं, ये आपकी कहलाती है डायनामिक कैपेबिलिटी, कि आप कितना ज्यादा अपने आप को चेंज कर सकते हैं। खासतौर पे जब चेंजिंग एरा होता है, जब चीजें ऑनलाइन पे जा रही होती हैं, जब चीजों में टेक्नोलॉजी बहुत आ रही होती है, तो आप बदलते जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलते कैसे हैं। आप कैफ के स्टूडेंट है, फाइनल में गए, पता लगा वहां तो कंप्यूटर पे पेपर है, अब परेशान हो गए कि मेरी तो टाइपिंग ही नहीं है, मैं तो डी ट्रैक हो जाता हूँ, कागज पे लिख रहा होता हूँ तो दिमाग चल रहा होता है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हुए तो 15 ख्यालात आ रहे होते हैं। तब आपकी डायनामिक कैपेबिलिटी ये होगी कि आप अपने आप को बदलें और उस नए वाले मिजाज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जो नहीं कर सकेगा वो रेस में पीछे रह जाएगा, और जो सही से करेगा वो चीजों को आगे लेके चल पड़ेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। समटाइम कॉस्ट एफिशिएंसी आपको एक बड़ा एज देती है अपने कंपेटिटर्स पे। क्यों? चूंकि कॉस्ट एफिशिएंसी से दो में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, या तो आप अपनी प्राइस कम करके मार्केट में छा जाएंगे। भाई मैं एक चीज 100 रुपए की बनाता था और मैं बेचता था 120 रुपए की, अगर किसी तरीके से मैं ये 100 वाली चीज 80 में बनाने में कामयाब हो गया तो मैं क्या क्या कमाल कर सकता हूँ। आपको डायरेक्ट प्रॉफिट जो 20 का था प्रॉफिट 40 का हो गया। मैंने क्या किया, 10 इजाफी प्रॉफिट रखा और 10 री इन्वेस्ट कर दिए। दो तरीके से हो सकता है, मैं 120 की चीज डिस्काउंट देके 110 में दे दूं तो भी मैं ज्यादा प्रॉफिट ले रहा हूं और कंपेटिटर का बेड़ा गर्क भी कर दिया। दूसरा तरीका, मैं ये री इन्वेस्ट कर दूं, 120 की चीज है, पहले 100 की पड़ती थी, अब 80 की पड़ रही है, मैं ये 20 रुपए या इनमें से 10-15 रुपए उठा के री इन्वेस्ट कर दूं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर दूं, कीमत 120 पे रहे, कोई मसला नहीं। तो या तो मैं उसी प्राइस पे डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंशिएशन ऐड कर दूं उसके अंदर, या मैं उसकी प्राइस कम कर दूं। तो जब आप कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए प्राइस लीडरशिप भी आसान हो जाती है। आप मार्केट में सबसे कम पैसों में चीज सप्लाई कर सकते हैं। या आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर बढ़ा सकते हैं उतने ही खर्चे में रहते हुए जितना खर्चा पहले कर रहे थे। एफिशिएंसी कैसे आती है? एफिशिएंसी नॉर्मली दो चीजों से आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि वो चने वाला जो चने बेच रहा था और फिर सोच रहा था कि मेरा महीने का 50,000 रुपया फिक्स कॉस्ट है और मैं महीने में इतने चने बेचता हूं तो पर प्लेट मुझे इतनी फिक्स कॉस्ट पड़ी। तो जैसे ही वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी करेगा
और अब कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे करेगा? अगर वो चने ज्यादा लोगों को बेचना शुरू कर दे, जब ज्यादा को बेचेगा तो पर प्लेट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर वही रिसोर्सेज में रहते हुए पहले वो 5000 प्लेटें बेच रहा था और अब 7000 प्लेटें बेचेगा, तो अल्टीमेटली वो जो ऊपर की जितनी भी प्लेटें बेची हैं वहां से कंट्रीब्यूशन मार्जिन से उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता चला जाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज आप अपना स्कोप बढ़ाते हैं, आप अपना आउटपुट बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कमरे में 40 लोग बैठे हुए हैं तो भी शायद बिजली उतनी ही लगनी है, किराया उतना लगना है, और कमरे में अगर 80 लोग बैठे हुए हो तो भी बिजली पानी वगैरह उतना ही लगना है। तो जब आप स्केल बढ़ाएंगे, जब ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, आपके लिए सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या होता है? आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं डिफरेंट स्कोप ऐड करके। आप एक नहीं मल्टीपल चीजें ऐड कर देते हैं। आप कहते हैं ठीक है भाई, यहाँ पे सिर्फ सीए ही नहीं, हम एसीसी भी कराएंगे, हम ये वाले कोर्सेज भी कराएंगे, हम वो चीज भी ऐड कर देंगे, हम आईकॉम भी कराना शुरू कर देंगे, हम जो है वो अकाउंटेंसी के अंदर आईसीएमएपी वगैरह भी ऐड कर देंगे। अगर वही बिल्डिंग वही खर्चों में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ गए तो हर प्रोडक्ट उसी का खर्चा वो कर लेगी। अगर वही चने वाला चावल भी बेचना शुरू कर दे उसी खर्चे में रहते हुए, तो भी उसकी कॉस्ट बेहतर हो जाएगी। तो कॉस्ट एफिशिएंसी की दो मशहूर टेक्निक्स ये हैं कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चले जाते हैं, आउटपुट बढ़ा देते हैं, या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की तरफ चले जाते हैं, अपनी ऑफरिंग्स बढ़ा देते हैं। तो कॉस्ट एफिशिएंसी कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी व्हिच विल गिव द ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एडवांटेज, फॉर एग्जांपल बाय अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। देन कॉर्पोरेट नॉलेज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। एक इदारे का जो कॉर्पोरेट नॉलेज है वो भी उसको बहुत ज्यादा एज देता है। भाई अचानक से लोग धातों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और एक ऐसा बिजनेस है जो 25-30 साल से धातों में इन्वेस्ट कर रहा है और धातों के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझता है। वो बिजनेस जिसको अच्छी तरह से पता है कि मार्केट में जब जिस तरह का शोर आना शुरू हो जाए, जब लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो कब अपने पैसे निकाल लेने हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरने वाली है, और जब गिर गई हो मार्केट तो दोबारा से मार्केट में घुस जाना है। अब एक आम इन्वेस्टर आएगा, वो मर जाएगा, रुल जाएगा। ये बिटकॉइन में लोग घुसते हैं, मुख्तलिफ तरह की स्पॉट ट्रेडिंग में घुसते हैं, तो जब वो घुसते हैं तो वो नए होते हैं, वो सिर्फ वो कैंडल्स देख के जज्बाती हो रहे होते हैं कि ये चीज ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। वो उनको कोई बता देता है बस यहाँ पे बाय करना होता है, यहाँ सेल करना होता है, या एक छोटी सी वीडियो उन्होंने देखी होती है, वो कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान काम है, घर बैठे बैठे मोबाइल पकड़ के अगर मैं लाखों रुपए कमाना शुरू कर दूं। तो वो घुसते तो हैं लेकिन उनके पास वो कॉर्पोरेट नॉलेज नहीं होता। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास वो नॉलेज होता है, कितने अरसे बाद एक झटका लगेगा, किस वक्त मार्केट में क्या सिग्नल नजर आ रहे होंगे, तो किस वक्त मार्केट से निकलना है। तो वो जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा वो मार्केट में छा जाएगा, और जो छोटे कमजोर लोग हैं वो फारिग हो जाएंगे। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर अचानक से आईकेएफ की नई स्कीम आ जाए, अब एक कॉलेज जो कि जिसकी ज्यादा लाइफ ना हो, या कुछ ऐसे टीचर्स जो कि अभी 1-1.5 साल में उन्होंने तेजी से पढ़ाना शुरू किया है, अब नई स्कीम आने के बाद ना उन्हें शायद इतना ना समझ आए कि नई स्कीम आने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बच्चे ज्यादा होंगे, कहाँ कम होंगे, और बच्चों का क्या ट्रेंड चलेगा। और जो पुराने मंझे हुए लोग बैठे हुए होंगे उन्होंने कई दफा स्कीम की चेंजेस देखी होंगी, तो उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि स्कीम चेंज होने के बाद बच्चे यूं 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 ये पेपर ज्यादा उठाएंगे और इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट नॉलेज नो हो, वो जो आपको चीजें पता होती हैं वो हमेशा आपको एज देती हैं। एक कैपेबिलिटी नॉलेज मैनेजमेंट में आपकी कहां से आती है? आपके लोग, आपका जो एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री में, आपके एम्प्लॉइज के पास जो नॉलेज होता है, आपकी लोगों की मैनेजमेंट, आपकी आईटी सिस्टम की मैनेजमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इससे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाता है। तो जो बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रोकर होते हैं उनको शेयर्स के उतार चढ़ाव को इतने अरसे से देख रहे होते हैं कि वो बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं और वो लोगों को बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और उसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग जो कि फौरन लोगों को फायदा तो करा रहे होते हैं, फिर उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि मार्केट कब क्रैश होने वाली है और वो किस वक्त उसमें कहां जाके फंस सकते हैं। तो कॉर्पोरेट नॉलेज या एक पुराना नॉलेज जिन इदारों के पास होता है, नॉर्मली जो ये इदारे की लाइफ के साथ होता है, जिस इदारे की जितनी ज्यादा लाइफ होती है उतना उसके पास कॉर्पोरेट नॉलेज होता है। तो कोई भी नया आके कोई भी फनकारी करे, लेकिन जब ये फिर बड़े बीच में आते हैं तो नया वाला उठा के साइड में फेंक देते हैं। तो वही वाली बात है कि कोई भी नया एआई टूल है या सारा कुछ है, जिस दिन गूगल सही से मूड में आएगा उसका एआई हमेशा सबसे ज्यादा हावी होगा, क्योंकि उसके पास इतने पुराने लोगों के प्रेफरेंसेस हैं, उनके स्टैट्स हैं, उनका आइडिया है कि वो क्या करते हैं किस तरह से। तो जब वो एक अच्छा टूल बनाएंगे तो मार्केट में जो मर्जी जितना मर्जी टूल अच्छा हो, जिसके पास जितना पुराना डाटा बैंक पड़ा हुआ है उसको हमेशा उतना एज मिल जाएगा। भाई चैट जीपीटी दुनिया के सारे लोगों तक शायद ना पहुंच सके, लेकिन गूगल हर एंड्रॉइड यूजर्स के किसी ईमेल अकाउंट के थ्रू उसको एक झटके में एक्सेस कर सकता है, तो उसको अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग दे सकता है, और कुछ नहीं तो उनके यूजर्स को अलग अलग जगह अपनी पसंद के ऐड दिखा सकता है। तो कॉर्पोरेट नॉलेज एक बड़ी तूफानी चीज होती है। देन अब इसमें
ये जो जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज का, अपनी कंपिटेंस का, तो नॉर्मली 4 बड़ी मशहूर टेक्निक्स होती हैं। एक वैल्यू चेन एनालिसिस अभी हमने पढ़ा, कैपेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ एंटिटी, एक एंटिटी कितनी कैपेबल है, क्या क्या कर सकती है, ये भी हम लोगों ने जिक्र किया, डायनामिक हो फलाना हो। देन रिसोर्स ऑडिट और स्वॉट एनालिसिस। रिसोर्स ऑडिट क्या करता है? रिसोर्स ऑडिट कहता है कि आप अपने, अब ये 2 चीजें हमने देखनी है बस। रिसोर्स ऑडिट कहता है कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को देखने के बाद आपने वायरो फ्रेमवर्क लगाना है उस पर। अभी प्रॉपर थ्योरी नहीं है, जैसे एक छोटा सा फ्रेमवर्क है। वायरो फ्रेमवर्क ये है कि आप अपने तमाम रिसोर्सेज को जो हमने पीछे लिस्ट डाउन किए हैं, देखें क्या वो आपको वैल्यू दे रहा है, क्या वो इमिटेबल है, क्या वो रेयर है, क्या उसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये एक रिसोर्स है, सवाल ये है कि क्या ये मुझे वैल्यू दे रही है। अगर क्लास में टीचर इतना जज्बाती है, जो चलता फिरता रहता है हर वक्त और इस कुर्सी को इस्तेमाल ही नहीं करता, तो कुर्सी तो बड़ी कमाल चीज है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही, वैल्यू नहीं दे रही। नंबर 2, इमिटेबल, इमिटेशन, कॉपी। क्या कंपेटिटर इसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं या मुश्किल से कॉपी करेंगे? एक रिसोर्स है जो कॉपीएबल है, वो थोड़ा हल्का रिसोर्स है, और एक रिसोर्स जो इतने आराम से कॉपी नहीं हो सकता, वो ज्यादा मजे का रिसोर्स है। देन रेयरिटी, क्या इस तरह की चीज बहुत यूनिक तो नहीं? समटाइम कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बड़े कम लोगों के पास होते हैं और वो दुनिया में बड़े कम मौजूद होते हैं। उस तरह का रिसोर्स, अगर मेरा रिसोर्स ऐसा है जो बहुत रेयर है, फॉर एग्जांपल कुर्सी है, मुझे वैल्यू नहीं दे रही, लेकिन इस तरह की कुर्सियां आना ही बंद हो गई हैं। और जब भी हम किसी ऐसे कमरे में जहां टीचर बैठ के पढ़ाना चाहेगा, तो इस जैसी कुर्सी कोई नहीं कि जिसमें वो मेज पे नीचे ऊपर भी कर सकता है अपने आप को, कम जगह भी घेरेगी, घूम भी जाती है और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ एक छोटे से स्टेज पे आ भी सकती है। जी, अब अगेन लाइसेंस वगैरह भी इसमें आ सकता है, यानी कि अब आपने लाइसेंस भी तो आपका एक रिसोर्स है ना, इंटेंजिबल रिसोर्स है, तो आपने देखना है कि क्या वो आपको वैल्यू दे रहा है। भाई मेरे पास फर्ज करें लाइसेंस पड़ा हुआ हो, हैंड्स ऑन कोर्सेज में एमएस ऑफिस कराने का लाइसेंस अगर हमारे पास पड़ा हुआ है, लाइसेंस है लेकिन टीचर ही मौजूद नहीं हो जो करा रहा हो कोर्स, तो लाइसेंस मुझे वैल्यू तो नहीं दे रहा। तो आपके जितने भी रिसोर्स हैं, क्या वो आपको वैल्यू दे रहे हैं? क्या वो इजी टू कॉपी है? अब वो तो लाइसेंस इजी टू कॉपी भी है, कोई भी RIT जाके वो लाइसेंस ले सकता है। क्या वो रेयर है? जैसे एक जमाने में ICAP जो है वो चाह रहा था कि मुख्तलिफ शहरों में पहुंचे, तो एस्क्राइबर कॉलेज ने सक्खर का ICAP के साथ एक एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा हम सक्खर में हम कॉलेज बनाएंगे, 3 साल तक आपने किसी और को यहाँ नहीं एंटर होने देना। ये बड़ी रेयर सी चीज थी कि 3 साल तक कोई कंपेटिटर ने आना ही नहीं है। तो ये कैसा रिसोर्स है जो इतना रेयर है? ये परमिशन इतनी रेयर है जो इतने आराम से लोगों को नहीं मिलनी। जी, ICAP ने 3 साल की परमिशन दे दी थी। असल में बात यह है कि उस शहर में वैसे ही कोई नहीं कॉलेज के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से भी ICAP ने अपना कोयटा का जो सेटअप है, वो उन्होंने इसी तरह से कहा था कि कॉलेजेस आके हमें ऑफर करें, हमें डील दें, हम किसी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करके कोयटा के अंदर सेटअप करेंगे। तो बलोचिस्तान के अंदर, बिलखुसूस कोयटा के अंदर ICAP ने एक कॉलेज के साथ पार्टनरशिप की और वहां पे चीजें ऑफर कर दी। वो तो कॉलेज बता नहीं पाया उतना जोर शोर से, अदरवाइज अब जो कॉलेज नहीं बता पाया तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है, मेरे ख्याल में तबानी था, तो तबानी ने कोयटा वाला सेटअप वो किया था, गालबन तबानी था, मुझे जहां तक याद पड़ता है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा कोयटा में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो, चूंकि ऑनलाइन के बाद अब वहाँ के लोग बड़े आराम से वहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, तो उसके बाद एक फिजिकल जाके कैंपस करना और फिर उसमें इतने सारे रिसोर्सेज देना, तो हमने कहा ठीक है भाई आप ये अरबपति जो कॉलेजेस हैं इनसे पता कर लें, हम तो बेचारे जो है ना वो ब्रेक इवन की वॉर में है हम। देन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एंटिटी क्या इस काबिल है कि उस रिसोर्स से बेस्ट एडवांटेज ले ले? इतना खूबसूरत टीवी, इतनी कमाल आवाज, और हम पढ़ा रहे हैं, तो हम तो इतने ऑर्गेनाइज ही नहीं है कि हम इस टीवी का बेस्ट एडवांटेज ले सकें। तो रिसोर्स तो मौजूद है, फायदा नहीं ले पा रहे। ठीक, खैर बहरहाल ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम क्लास में बैठे हुए इतनी दूर तक भी लोगों की विजिबिलिटी बेहतर है, वरना वही मल्टीमीडिया लगा हुआ होता है, आधी लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, आधी चल रही हैं, फिर जो है वीडियो बनती है, टीचर भी अंधेरे में है, वो कभी वो स्लाइड के सामने आ रहा है, आंखों पे उसकी लाइट पड़ी है, अजीब सही माहौल बना हुआ होता है। तो खैर कहने का मतलब है कि टीवी मौजूद हो और सारे बैठ के सोचते हैं टीवी तो बड़ा अच्छा, पता नहीं करना है क्या इसका, तो बेकार हो गया ना। आपको अगर ऑर्गेनाइज ही नहीं करना आता, तो आप अपने सारे रिसोर्सेज को देखें, उस पर वायरो फ्रेमवर्क चलाएं, क्या वो वैल्यू दे रहा है, क्या वो इमिटेबल है, कॉपीएबल है, क्या वो रेयर है, और क्या वो हम उसके लिए ऑर्गेनाइज हैं। अगर ज्यादा जवाब यस में आ जाए जिस रिसोर्स पे, तो उस रिसोर्स को आपने ज्यादा ध्यान से वो करना है।
उस रिसोर्स को हमने बेहतर कैसे करना है उसके ऊपर किताब बताना भूल गई। तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, हमारा क्या जा रहा है। तो एक रिसोर्स ऑडिट था, एक स्ट्रेटेजी, और आखिरी स्ट्रेटेजी है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये कहते हैं कि आपने जब भी अपने आप को देखना है, आपने 4 डायमेंशंस में देखना है। आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, आपने मार्केट को भी देखना है। होता ये कि ये इदारा कहता है भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, वो ये नहीं देखता कि मार्केट में क्या क्या नए खतरात आ रहे हैं। कुछ इदारे मार्केट को तो देख रहे होते हैं, अपने आप को नहीं देख रहे होते। कुछ अपनी खूबियां देख रहे होते हैं, खामियां नहीं देख रहे होते। कुछ आने वाली अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं, खतरे नहीं देख रहे होते। कुछ सिर्फ खतरे देख रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे होते। स्वॉट एनालिसिस ने कहा भाई आप 4 डायमेंशंस की बात करें, आप अपनी स्ट्रेंथ भी देखें, वीकनेस भी देखें, अपॉर्चुनिटी भी देखें, थ्रेट भी। ये लेफ्ट वाले दोनों पॉजिटिव हैं, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है अंदर की, और बाहर की दुनिया में पॉजिटिव क्या है, अपॉर्चुनिटी। राइट वाले नेगेटिव है, वीकनेस मेरे अंदर की खराबी, और थ्रेट बाहर की खराबी जो मुझे इंपैक्ट कर सकती है। ऊपर वाले 2 इंटरनल हैं, नीचे वाले 2 एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरा इंटरनल मामला है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर की दुनिया का है। तो एक बिजनेस हमेशा एक क्रूसिफॉर्म डायग्राम, ये बेसिकली 2x2 मैट्रिक्स, इस तरह का एक डायग्राम बना के और कोशिश करें अपनी सारी स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए, अपॉर्चुनिटी लिखिए, थ्रेट लिखिए। आप अगर हर वक्त ये कहते रहेंगे जी मैं सबसे बेस्ट हूं, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आपको अपनी खूबियां भी पता होनी चाहिए, खामियां भी पता होनी चाहिए। आपको मार्केट में क्या क्या फायदा आता लग रहा है वो भी पता होना चाहिए, और क्या क्या खतरा है वो भी पता होना चाहिए। देन आप एक बेहतर एनालिसिस करते हैं। तो पेपर में दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेक्टेशन कि आपको कोई भी कंपनी का सिनेरियो देके वो कहते हैं कि जरा इसका स्वॉट एनालिसिस कर दो। वो ये देखना चाहेंगे कि आप अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ आपस में मिक्स तो नहीं कर देते। वो देखना चाहेंगे आप थ्रेट और वीकनेस तो नहीं मिक्स कर देते। वो देखना चाहेंगे कि आप इंटरनल फैक्टर को गलती से अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोल देते, और एक्सटर्नल को गलती से स्ट्रेंथ तो नहीं बोल देते। तो आपको अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। इसके लिए ना इन्होंने एक छोटा सा टोटका सा हमें दे दिया स्वॉट एनालिसिस के लिए गाइडलाइन। स्ट्रेंथ, द थिंग्स वी आर डूइंग वेल, द थिंग्स वी आर डूइंग बट कंपेटिटर आर नॉट डूइंग। जो वो नहीं कर रहे हम कर रहे हैं वो भी स्ट्रेंथ है, और जो हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं वो भी स्ट्रेंथ है, और जो हमारी सक्सेसेस अभी तक की हैं, 15 साल से हैं, 500 प्रोडक्ट्स हैं, फलाना है, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। इन्हीं का ऑपोजिट वीकनेस है, वो चीजें जो हम बुरी कर रहे हैं, वो जो हम नहीं कर रहे कंपेटिटर कर रहा है, और वो जो हमारे मेजर फेलियर्स हैं, ये हमारी वीकनेसेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज क्या है, इवेंट या चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिनको हम फायदा कैपिटलाइज कर सकते हैं। थिंग्स लाइकली टू गो वेल इन फ्यूचर, ये टैगलाइन है, थिंग्स लाइकली टू गो वेल इन फ्यूचर, और थिंग्स लाइकली टू गो बैडली इन द फ्यूचर, ये थ्रेट है। तो बेसिकली आप इस तरह से कर रहे होते हैं। तो किताब ने एक एग्जांपल सी दी हुई है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की। उन्होंने कहा जी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट एडवांस इक्विपमेंट में, 6 प्रोडक्ट्स पे लाइसेंस पेटेंट्स रजिस्टर हुए हुए, हाई प्रॉफिट मार्जिन। वीकनेस क्या है, स्लो प्रोग्रेस है रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ, रिसर्च प्रोजेक्ट को नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कन्वर्ट करने का बड़ा कम रिकॉर्ड है, लेबर टर्नओवर में रिसेंटली इंक्रीज आया है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, टोटल मार्केट डिमांड बढ़ रही है, और कई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज अभी तक पूरी एक्सप्लॉइट ही नहीं हुई, तो अभी बड़ा मार्जिन है आपके पास। थ्रेट क्या है, 2 कंपेटिटर आपस में जुड़ गए हैं, अब आपको नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से नई प्रोडक्ट पे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आ सकती हैं, वो आपको उसमें खतरा हो सकता है। तो अगेन कहीं पे भी आपको कोई भी एग्जांपल दी जाए, कोई भी इदारा बताया जाए, जैसे ये पीआई है तो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, किसी जमाने में हम कहते थे नेशनल एयरलाइन, खैर अभी भी नेशनल एयरलाइन है, तो इसी तरह से जी वो उसके बाद भी नेशनल एयरलाइन है, स्टेटस इसका नेशनल एयरलाइन वाला है। ठीक, तो इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स क्लास में कहता हूँ कि हाँ भाई ये इदारा है, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पे बात करें। हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त उतनी गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल शुरू में एक डायग्राम छोड़ी थी हमने, अल्लाह करे आज आपको डायग्राम समझ आए, नहीं समझ आए छोड़ देनी, अगर अभी भी नहीं समझ आ रही तो। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी reflects the ability of an entity to use and exploit resources available to it through competence developed in activities and process it performs, the way in which these activities are linked internally, externally, and overall balance of core competencies across entity। तो उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ये है कि आप अपने रिसोर्सेज से अपनी कंपेटेंस को यूज करके अपने प्रोसेसेस के थ्रू कैसे अपनी कोर कंपेटेंसीज लेके आते हैं। It can also be described as the ability of organization to use its core competence to create competitive advantage. Competitive advantage comes from successful management of resources, competence and
कैपेबिलिटी, कंपेटिटिव एडवांटेज, जो आपको एडवांटेज है अपने कंपेटिटर के ऊपर। ये एक डायग्राम सी है जो है ट्यूटर नोट, ओरिजिनल किताब में नहीं है, जस्ट बताने के लिए कि सबसे पहले आप देखते हैं कि आप कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज का कैपेबिलिटीज की मदद से आप कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं या अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं। जब कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं तो फिर उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हाँ भाई अब क्या हमें इससे जो बेनिफिट हो रहा है अब क्या करें। आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हो यार यहाँ हम इसलिए मार खा गए कि रिसोर्स में थोड़ी सी कमी थी, तो फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गैप है, रिसोर्स में भरेंगे, वहां से नई कैपेबिलिटी बनेगी, नया कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा, नया पैसा आएगा और उसके बाद आप उसको दोबारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करें अपने फर्म के रिसोर्सेज को और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें। देन आइडेंटिफाई करें हमारी क्या कैपेबिलिटी, हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने राइवल से। फिर हम अपने रिसोर्सेज के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें और उसमें से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। और फिर हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां से आपको गैप नजर आएगा और उस गैप को फिल करें, रिसोर्सेज के गैप को फिल करें और फिर उन चीजों में इन्वेस्ट करें ताकि आप दोबारा से साइकिल चला सकें। तो ये बेसिकली एक रिसोर्स बेस्ड अप्रोच होती है, सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये डायग्राम बताती है कि आप रिसोर्स पे खर्चा करते हैं, वहां से कैपेबिलिटी कंपिटेंस आती है, वहां से पैसे आते हैं और पैसे से आप दोबारा रिसोर्स पे खर्च कर सकते हैं जिससे आप चीजों को दोबारा बेहतर कर सकें। डन। तो ये एक चैप्टर काफी बड़ा सा चैप्टर है और उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें, हमने इसको खत्म किया। ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। कितनी देर की ब्रेक? 3:54 हो रहे हैं। क्या 4:05 ओके है? पक्का? 4:10 पे इकट्ठे होते हैं।